हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका श्री राम क्लासेस के ऑनलाइन व ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। व्यंजन स्वरों की जो उत्पत्ति है हमने कल पढ़ा था, इसमें मूल स्वर है अपने पास चार, इसमें अ, इ, उ और री है। और सजातीय दूसरा नंबर पे था, सजातीय अर्थात मिश्रित, वो तीन है, आ, ई और उ, जिनको हम क्या कहते हैं, दीर्घ, और जिनको हम क्या कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे इनका ये नाम न रखकर हम इनको सजातीय के नाम से ही जानेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट है वो भी गुरु और दीर्घ में रखे जाते हैं। यहां आता है वी जातीय, दूसरी जाति वाले, जिनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त के नाम से जानते हैं। जैसे काउंटिंग में कितने होते हैं ये वाले, ये कितने होते हैं काउंटिंग में, चार होते हैं। अब ये बताना है कि ये किन से मिलकर बने हैं, ये बताना है कि ये किन से मिलकर बने हैं। जैसे अ प्लस में ई, फिर अ प्लस में ए, फिर अ प्लस में उ, और फिर अ प्लस में ओ, ये रखना है। और लास्ट में आता है व्यंजन मिश्रित, क्या बेटा जी, स्वर। तो उसमें अपने को रा प्लस में क्या रखना है, ई, री हो जाएगा ये वाला। ये हमने कल पढ़ लिया था। जो नेक्स्ट है उच्चारण स्थान में पढ़ लिया था क्या हमने, उच्चारण स्थान आपको हमेशा ऐसे याद करना है, इनको ऐसे बनाना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं। जैसे ये दोनों को साथ लिख लिया, फिर इन दोनों को साथ लिख लिया, फिर इन दोनों को साथ लिख लिया। अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, ठीक है, तो अकेले ही रहना है, तो अकेले ही यहां लिखना है। इन दोनों को भी एक साथ लिखेंगे और फिर इन दोनों को भी एक साथ लिखेंगे, दो दो के जोड़े बना लेंगे, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान एक जैसा होता है। लास्ट में अपने पास बच जाता है अंग, और लास्ट में बच जाता है अपने पास अह। इसका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका अर्थात नाक है, नासिका है। और इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है। और इसका उच्चारण स्थान है की तरह होता है, ये अपने को पता है। सबसे पहले देखो, आपको मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं, आप थोड़ा सा डायग्राम देखें। ये वाला अपना पास देखो, कल जो बनाया था डायग्राम उसी अनुसार देखना आपने। ये ऊपर और नीचे वाले दांत हैं, ये ऐसे। ये अपना जो डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, ये हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं। सांस का जो काम करता कौन करता है बेटा जी, फेफड़े ही करते हैं। तो इन फेफड़ों से सांस क्या आता है, बाहर आता है। इन फेफड़ों से सांस बाहर आता है ऐसे, ठीक है, ये सांस बाहर आता है। जैसे अब देखो, सांस आप अंदर लेते हैं तो उच्चारण होता है या नहीं होता, सांस जब अंदर लेंगे तो उच्चारण होगा या नहीं होगा। तो जब सांस अंदर लोगे ना तो उच्चारण नहीं होगा, जैसे सांस अपने बाहर निकालेंगे तो उच्चारण होगा। जैसे आपने सांस, अब कोशिश करोगे तो सांस बाहर आएगा, फिर ही साउंड। जैसे आप हारमोनियम में पर्दे के साथ हवा भर लेते हो, जैसे बटन दबाते हो हवा बाहर आती है तो साउंड होता है। बांसुरी सीटी है तो उसमें भी आप हवा भरते हो तो उसी के साथ बाहर निकालते हो तो साउंड आता है। तो जैसे सांस बाहर आती है तो सबसे पहले सांस आती कहां पे, अपने पास कंठ में आती है। क्या आती है, कंठ। अपने को ये याद रखना है कि सबसे पहले जो उच्चारण स्थान आएगा ना वो कंठ आएगा, क्योंकि ये जो ध्वनि होती है ये कंठ वाली होती है। तो अपने को इतना सा ध्यान रखना है, तो सबसे पहले कंठ पे ध्वनि आएगी। अब ये जो है वो है तालु। तालु ये वाला भाग है, ठीक है, ये वाला भाग है। फिर ये ओष्ठ, ये जो दांतों के ऊपर जो दांतों को ढक कर रखते हैं ये है ओष्ठ, अपने होठ जिसको बोल देते हैं। और ये है मूर्धा, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग। अब थोड़ा सा ध्यान दें कि इनको यहां पे उच्चारण स्थान कैसे रखा गया। इससे पहले एक मैं आपको
वर्गीकरण करवाता हूं। अपन पढ़ रहे हैं स्वर, और इनका जो अपन पढ़ रहे हैं स्थान, तो अपन पढ़ रहे हैं जीवा के आधार पर। किसके आधार पर? जीवा के। यहां एक चीज ध्यान रखना, हम लिखेंगे ऊपर उठने के आधार पर, ये लिखेंगे अपन। अब ये चीज आपको समझनी है कि हमारी जीभ वर्क कैसे करती है। तो जीवा के ऊपर उठने के आधार पर जो भेद हैं वो कितने हैं बेटा जी? 3 भेद हैं। नाम लिखेंगे पहला, यहां पर पहला भेद जो है वो कौन सा है? अगर, जिसको हम अगर स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर के नाम से जानेंगे। जो दूसरा भेद है उसको क्या कहेंगे बेटा? मध्य स्वर। ठीक है, मध्य स्वर। और जो तीसरा भेद है उसको क्या कहेंगे अपन? पश्च स्वर। ये संस्कृत के शब्द है जिसको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। ये तीनों शब्द, ये पश्च है, ये मध्य है और ये अग्र है। ठीक है, आगे वाला भाग, बीच वाला भाग और अंतिम वाला भाग। अब आपको ना हमेशा अपन जो याद करते हैं ना, तो ये जो अग्र स्वर है तो इनके सामने हम जो स्वर आते हैं वो लिख देते हैं, मध्य स्वर के सामने जो स्वर आते हैं वो लिख देते हैं, और पश्च स्वर के सामने जो स्वर आते हैं। अपने इसको ऐसे नहीं पढ़ना, अपने किसके आधार पे पढ़ रहे हैं बेटा जी? जीवा के आधार पे। तो आपको ना एक डायग्राम बनाना है, बहुत प्यारा सा डायग्राम बनाना है। आपको याद रखना है कि ये हमारी जीभ है। बोलती ज्यादा थी इसलिए बड़ी हो गई, बोलती ज्यादा थी इसलिए क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो हम भी कम नहीं है, हमने इसके सामने लिख दिया जीभ, इसके सामने लिख दिया जीभ, लिख दिया सीधा सिंपल सा। हम भी कम नहीं है, हम भी ने इसके टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 3। ये जो फ्रंट वाला भाग है और ये यहां से जुड़ी हुई पीछे, तो ये पीछे वाला भाग है। तो इसके साथ यहां हम सिंपल रूप में लिख देते हैं अग्र, और यहां बीच वाला भाग है इसलिए इसको यहां लिख देते हैं अपने मध्य, और यहां लिख देते हैं अपन इसको पश्च। अपने यहां बात क्या कर रहे हैं कि जीभ के ऊपर उठने के आधार पर हम एक तो जीभ के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, दूसरा हम ये कह रहे हैं कि जो स्वर होते हैं हम जीभ स्पर्श नहीं करती। सोचने वाली बात है कि हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि जीभ स्पर्श करती नहीं है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि जीभ का आगे वाले भाग से भी स्वर उच्चारित हो रहे हैं, बीच वाले से भी स्वर उच्चारित हो रहे हैं, और लास्ट वाले भाग से भी उच्चारित हो रहे हैं। तो ये माजरा क्या, मामला क्या, समझेंगे। ये गुत्थी हम सुलझाने वाले हैं। पता है आपको क्यों? कि जीभ का उच्चारण स्थान भी दे रहे, जीभ के आधार पर वर्गीकरण भी दे रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि जीभ का स्पर्श भी नहीं होता। तो है कैसे? आप तो रासो काव्य के लेखक हो, आप तो बता ही सकते हो। चलो कोई बात नहीं, चलो होता है। अब ध्यान देना कि अपने सामान्य सा सोचना जो है वो देखना है कि अब अपने ना ये, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये अपना नीचे वाले दांत है और ये अपनी जीभ है, और फिर ये ऊपर वाले दांत है, फिर ये बीच में जीभ है। तो जीभ हमेशा नीचे वाले दांतों के साथ रहती है, ऊपर वाले दांतों के साथ रहती है? कौन से जीभ हमेशा ऊपर वाले दांतों के साथ रहती है? मतलब कि आपकी ऊपर वाले ये दांत है ना, ध्यान देना कि ये ऊपर वाले दांत है। मैं थोड़ा सा मैं आपकी बात समझ रहा हूं। ये ऊपर वाले दांत है, आपकी जीभ ये नीचे नहीं रहती, आपकी जीभ यहां से है तो यहीं रहती है, ऐसे रहती है आपकी जीभ ऊपर, ऐसी चिपकी हुई। यार बोनी का टाइम है, ऐसे दिमाग के कहते हैं दही करने वाली बात है। बताओ बताओ। जीभ ऊपर वालों के साथ रहती है हमेशा, तो लेकिन आपकी जीभ तो ये खड्डा सा पड़ा यहां पड़ी रहती है, ऐसी जीभ ऊपर वालों के साथ थोड़ी चिपकी रहती है, तालू के साथ। जीभ कहां रहती है? हमेशा नीचे वाले जबड़े के साथ यहां रहती है, ऐसे। ऊपर वाले के साथ थोड़ी ऐसी चिपकी रहती है, नीचे खाली पड़ा रहता है। तो जीभ हमेशा नीचे वाले दांतों के साथ रहती है, नीचे वाले जबड़े के साथ रहती है। ये अपने प्यारे से, आपको पता है अपने जो दांत होते हैं 1-2 ही बहुत होते हैं। बचपन में बड़े काम लिया है, कब कोई छोड़ता नहीं तो ऐसे काट ही जाते थे। तो यहां अपने ये 2 दांत हैं प्यारे से, ठीक है। ये नीचे वाला जबड़ा हो गया, ये दांत हो गए। अब दांत है ना, तो हमारी जब अग्रभाग की बात करता है ना, इस कंडीशन में जो हमारी जीभ है वो किस कंडीशन में रहती है? ये जीभ जो नीचे वाले दांत है ना, तो यहां वो जीभ यहां उसका आगे वाला यहां स्पर्श करेगा, भाग ऊपर उठेगा भाग, और ये वाला भाग ऐसे आ जाएगा। कहने का मतलब है कि
ये रहेगा। तो आगे वाला भाग यूं स्पर्श करेगा और ये ऊपर उठेगा। ध्यान रखना, ये ऊपर वाले दांत हैं, ऊपर वाला जबड़ा, ये जीभ जब ऊपर वाले भाग में स्पर्श करेगी, इसका मतलब क्या होगा, ऊपर वाले दांत हैं कि जीभ यूं उठ रही है और इसका जीभ का आगे वाला भाग यहां स्पर्श कर रहा है, या यहां स्पर्श कर रहा है, या यहां स्पर्श कर रहा है, या फिर वो यहां स्पर्श करे। जीभ यहां है, ऊपर उठेगी, उसका जो आगे वाला भाग यहां स्पर्श करेगा, ऊपर यहां स्पर्श करता है, यहां स्पर्श करता है, या यहां स्पर्श करता है, जहां भी करता है। लेकिन अब ऊपर वाला स्पेस तो खाली है, जीभ का आगे वाला भाग नीचे की तरफ झुका हुआ और यहां स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब जीभ का आगे वाला भाग वर्क कर रहा है। जैसे हम दूसरे भाग की तरफ चलते हैं तो वहां कंडीशन क्या क्रिएट होती है कि हमारी जीभ थोड़ी सी पीछे हटती है, यहां इसके साथ नहीं रहती, थोड़ी सी पीछे हटने के बाद जो बीच का भाग है वो यूं उठ जाता है ऐसे, ठीक है। और बीच का जो भाग ऊपर उठ जाता है उस कंडीशन में ये पोजीशन आती है। अंत में क्या, अंत में लास्ट में क्या होता है, ये जीभ दो दांत हैं, जीभ काफी सारी पीछे हटती है ऐसे, जीभ यहां आ जाती है, मतलब इतना स्पेस आ जाता है और जीभ का पीछे वाला भाग ऊपर उठ जाता है ऐसे। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा? आपको मैंने बताया था कि आप ना सिर्फ इस स्वर का उच्चारण ठीक कर लो, ए नहीं, अ बोलना सीख जाओ, तो अ बोलोगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अब आपने, जब मैंने आपको कल पढ़ाया था कि हमारे पास स्वर है, तो स्वरों को मैं यहां लिखता हूं, जैसे अ, फिर ई, उ, फिर उ, और ये वाला री, ए, ऐ, फिर ओ, फिर औ, अंग और अ। इनकी तो बात ही नहीं करते अपन, क्योंकि इन्हीं की बात करेंगे। अब ध्यान देना, आपको बोलते समय यह ध्यान देना है कि ये स्वर है, फिर ये स्वर है, फिर ये स्वर है, फिर ये दो दो के जोड़े ही बनेंगे, चाहे कहीं पे भी यूज करना आप। अब यहां आपको देखना है कि कौन सा स्वर का उच्चारण करते हैं कि हमारी जो नीचे वाली दांत है वहां जीभ है वो यूं प्रकार यूं लगे, यूं हो। तो आप यहां खुद स्वयं उच्चारण करके देखें, बोलो, करके देखो कौन सा स्वर आएगा यहां पर। कैसे पता चला आपको? अब देखो, आप ना कंफर्म करना, आप अपने, जब आप उच्चारण करो ना, आप अपने से कंफर्म करना, मेरे से नहीं। आप अपनी जीभ और कंसंट्रेशन आपका दांतों के साथ, नीचे वाले और जीभ के साथ होना चाहिए, आपका ध्यान वहां होना चाहिए। जैसे बोलोगे ना आप तो इसका मतलब आपकी जीभ यहां दांतों के साथ नहीं है। जैसे बोलोगे आप आ, तो भी आपकी जीभ दांतों के साथ नहीं है। फिर जैसे आपने बोला ई, नो डाउट आपकी जीभ बहुत अच्छे से यूं चिपकी हुई है, ई। अब अपने को ध्यान देना है कि अपने को कैसे पता चल रहा है कि ये ई वाला ही में जीभ आगे वाले भाग को स्पर्श कर रही है या नहीं कर रही। तो आप इस बोलिए, आप ई, अ, क्या जीभ वही है? मेरे साथ बोलना, ई, उ, क्या जीभ वही है? हट गई ना पीछे, आपको कंफर्म होगा। फिर देखिए ई, ए, जी मूवमेंट की नहीं, कि दोबारा बोलो, ई, ए, जी मूवमेंट करी नहीं, वही है ना। इसका मतलब अपने पास जो अगर स्वर हैं वो कौन कौन से हो गए बेटा जी? बिल्कुल, ई और फिर ए, आई। अब हमने बोला, ध्यान देना, ई, ध्यान देना, दो तीन अक्षर बोलूंगा तीनों पे, ई, अ, आ। तो जो अ है उसमें हल्की सी जीभ पीछे आती है और बीच वाला भाग ऊपर उठता है। और जब, अब देखो, आप बोलते हैं ना, आ में मुंह पूरा खुल जाता है, ये जीभ हमारी यूं है, जब मुंह पूरा खुलेगा ये वाली चीज नीचे आएगी तो ये जीभ अपने आप क्या हो जाएगी? पीछे हो जाएगी। अब ऊ जो है वो पश्च है या नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए आप ध्यान दें। आप बोले वापस ई, ऊ, आपकी जीभ रियली, आप ध्यान दें कि आपकी जीभ यूं है, यूं करके, जब जैसे आप बोलते हो तो ऊ, ये
ये जो मूवमेंट है वो यूं आता है, यूं आता है, इसका मतलब पीछे वाला भाग ऊपर उठ रहा है। ई ऊ में जीभ ज्यादा पीछे हो रही है, इसका मतलब जीभ यूं यूं आकार ले रही है, ये वाला पीछे वाला भाग, अब पीछे वाला भाग ऊपर उठ रहा है, तो इसका मतलब जहां ऊ आता है, ध्यान देना, वहां क्या आएगा बेटा जी, ओ आएगा, ओ आएगा। यह भी एक कॉमन सेंस है, क्योंकि जो ए है वो आ प्लस में ई से मिलकर बनता है, इसका मतलब जहां ई आएगा वहां ए आएगा। एक ट्रिक और बताता हूं आपको, सिंपल, बड़ी काम की है, याद रखना, जो अर्ध स्वर है अपने पास य व और र, ठीक है, ये अपने पास अर्ध स्वर है तो आधे लिखना है। तो ई का मतलब, य का मतलब ई होता है, व का मतलब ऊ होता है और र का मतलब री होता है, और ई का मतलब ए होता है और ऊ का मतलब ओ होता है। ये ट्रिक का एक ध्यान रखना, जहां य का मतलब है ई और ई का मतलब है ए, ठीक है, व का मतलब है ऊ और ऊ का मतलब है ओ और र का मतलब है री, ये ध्यान रखना है। ये एक ट्रिक मान लो, ट्रिक है या एक जोड़ा है या कुछ भी आप समझ लो इसको। तो जहां ई आएगा वहां क्या आएगा बेटा, ए आएगा, और जहां ऊ आएगा वहां क्या आएगा, ओ, क्योंकि ओ ए और ऊ से मिलकर ही बनना है। अब यहां आ जाता है अ, अब बचा क्या अपने पास, री नहीं, आ, आ, तो जो आ है वो लास्ट वाले के साथ रहेगा, री आएगा ही नहीं, री का उच्चारण स्थान में नहीं आएगा, री का वर्गीकरण आता ही नहीं है, री का रै, इसमें री जो आता है, रै इसमें री क्या है, रै है, रै आते ही जीभ हमारी ऊपर उठ जाएगी मूर्धन्य की तरफ, तो ऊपर तो स्पर्श करेगी, वो रै है अपने पास, क्योंकि व्यंजन है, व्यंजन में तो जीभ स्पर्श करती है, इसलिए इस वर्गीकरण में नहीं रखा जाएगा री को। इसका एक रीजन है, क्योंकि वो व्यंजन आ रहा है और व्यंजन आते ही जीभ ऊपर उठ जाएगी, तो वर्गीकरण में नहीं रखा जाएगा री को। अगर फिर भी आपको प्रेशराइज करे कि नहीं जी हमें तो री रखना है, तो जहां ई है वहां री रखो बस, लेकिन इस वर्गीकरण में तो वैसे भी नहीं आती, क्लियर। अब ये अपने को पता चल गया कि ये जो अग्र स्वर है वो ई ए है, मध्य है वो अ है, और पश्च है वो ऊ ओ औ और आ है। क्लियर हो गया कैसे अग्र है, कैसे मध्य है, और क्यों इनको जीभ के आधार पे किया। तो क्या यहां जीभ स्पर्श कर रही है, और स्पर्श सिर्फ ऊपर वाला ही माना जाएगा, जो जीभ हमेशा नीचे रहती है तो नीचे वाला जीभ का स्पर्श नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो एनी टाइम वहां रहती है। अब वापस बैक आते हैं यहां पर, अब यहां आए अपन, तो हाँ बिल्कुल, अच्छा, उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान की बात जब करते हैं तो यहां ये ऊपर वाला भाग है, तो क्या अपन देखेंगे कि हमारे पास जब स्वरों का उच्चारण करेंगे तो क्या जीभ ऊपर वाले भाग को स्पर्श करती है, नहीं करती। अभी हम पढ़ के गए कि जीभ के आधार पर जो जीभ है तो ऊपर तो स्पर्श करती नहीं, वो नीचे वालों के साथ रहती है, और मूवमेंट करती है तो ऊपर स्पर्श नहीं करती, क्योंकि जीभ का जो आगे वाला भाग वो टच करेगा तो वही माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब यहां जीभ स्पर्श करती है क्या, नहीं करती, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होगा, अ और अ। जब आप साउंड, सांस उच्चारण करते समय अंदर से आने वाली श्वास जिस स्थान पर रुकती है और अपना आकार लेती है उसे ही क्या कहा जाता है, उसका उच्चारण स्थान बोला जाता है। तो यहां जब अपन बात करते हैं तो बोलते हैं अ, तो वाइब्रेशन होता है, एक वाइब्रेशन होता है, आपका जो वाइब्रेशन है वो यहां होगा, बोल के देखिए आप। पहले तो आपको पता है कि हमें जो इसका उच्चारण स्थान ठीक करके बोलना है, आ में कंफर्म हो रहा है कि यहीं से साउंड आ रहा है आपका। अब कहोगे कि सर साउंड तो सभी यहां से आ रहे हैं, नहीं, इफेक्ट कहां पड़ता है, एक इफेक्ट पड़ता है, तो इफेक्ट की एक बात करते हैं। जैसे आप ई बोलते हो तो ई में क्या होता है कि यहां जो तालू वाला भाग है इसमें ऐसे लगता है कि कोई जो एक ऐसा अपने पास सिस्टम है जो यहां से इस पार्ट को नीचे की तरफ खींच रहा है, ऐसे नीचे की तरफ क्या करें, खींच रहा है। जैसे आप बोलोगे ई तो थोड़ा सा नहीं बोलना, आप उसको थोड़ा सा लंबा बोलना है, थोड़ी समय के लिए बोलना है, ई आ, तो
आ में आपके तालु में वाइब्रेशन, यहां वाइब्रेशन ज्यादा होगा, जैसे बोलते हैं ना ई, तो ऐसे बिल्कुल आपका यहां इफेक्ट पड़ रहा है। अब स्वयं बोल के देखिए ई, तो आपका यहां इफेक्ट पड़ रहा है। आप घर पे बोल के देख लें। और सुनो, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दे तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप अकेले में ही ये जो है प्रैक्टिस करें और अपना जो इनको बोलने का अभ्यास करें। सबके सामने मत कर देना भाई, तो मारा तो छोरी में छोरे में ओपरी आगिर बैक करवा दी थारो ताबीज साची को ओ इन पतो कई हो गए, पागल से हो रही है छोरो मारा, छोरी मारी पागल सी हो रही है। तो इसमें आपको ध्यान रखना कि यहां इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे बोलते हैं ऊ में क्या आया था, आपको मैंने कल भी बताया था कि यहां मुस्कुराहट जो है अपनी चली जाती है। इसका मतलब हमारे जो होठ फैले हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, जी आप पढ़ी बात में बेड़ा हो जाए तो होठ क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, गोल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो लड़के हैं वो सेल्फी लेते हैं। कैसे लेते हैं बताओ लड़के सेल्फी? ऐसे होठ ऐसे बना लेते हैं, मतलब वो पाउच सा जो बनाते हैं ना, सेम वही कंडीशन यहां आ जाती है ऊ के उच्चारण में। देखो आपको पता है वोट में एक बहुत बड़ी चीज होती है, समझते हो आप? बस बस बस। और आपको पता है, मैं बिना बोले बता देता हूं, है ना? क्या क्या 50%? रीट का क्या हो रहा है बताओ? बस बस बस, फिर भी बोलना नहीं, अब समझदार हो आप। बस इसलिए एक चुप 100, बस सुखी रहो, बस बोलना नहीं है। नहीं समझे? तो कौन बनाता है, कौन लेता है सेल्फी? हाँ, तो यहां आ गए। अब मूर्धा में क्या होता है कि जीभ हमारी यहां होती है और यहां चली जाती है, लेकिन अब यह कहता है कि यहां आएगी, इसके साथ साथ ई भी है। क्या है इसके साथ साथ? ई भी है। इसका मतलब वो तालु की तरफ भी थोड़ा सा झुकाव रहेगा। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस बताता हूं, आप बोल के देखें। ट्रक बोलिए, ट्रक बोलो, ट्रक। अब क्या नहीं बोलना आपको, ट्र बोलना, ट्र। अब टै भी नहीं बोलना, हा? बोलो बोलो, ट्रै नहीं, टै तो बोलना ही नहीं है। अब वही बोलो जो बोलो, ट्रक रक र। तो जो री है आप में जीभ यूं स्टैंड होती है और सांस जो यहां लगती है, तो आपके जो जीभ है उसकी में वाइब्रेशन होता है। और जीभ आप ध्यान देना, कंसंट्रेशन का जीभ आपकी यहां है, लेकिन जैसे इसमें ई कम आ जाएगा तो इसका वाइब्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा और इसका झुकाव तालु की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ई का जो उच्चारण स्थान है तालु की तरफ। हाँ, यह है कि रीढ़ के अंदर जीभ है वो पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती, लेकिन कुछ थोड़ा सा हल्का सा करती और जीभ ऊपर उठती है। क्लियर? ये क्लियर हो गया उच्चारण स्थान कैसे हो रहे हैं? अब ये ऊ होठ गोल हो जाते हैं और होठों से उच्चारण होता है। ए आई, ये होठ सॉरी कंठ और तालु मिक्स होके हो जाएगा, और ये कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपका उच्चारण स्थान क्लियर हो गया। किसकी बात करें अपन? किसकी बात करें? 5 होते हैं वैसे तो, मुख्य रूप से 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? जो व्यंजन वाले होते हैं, कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, दंत है, ओष्ठ है। उसके अलावा तो फिर हम वर्तस्य भी मानते हैं, दंतोष्ठ भी मानते हैं, फिर उसके बाद पार्श्विक भी मानते हैं, और काकले भी मानते हैं, और ताड़नजात वो भी मानते हैं। ऐसे तो 9-10 हो जाते हैं। हाँ, तो मुख्य रूप से 5 उच्चारण, कंठ है, तालु है, दंत है, कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, दंत है, ओष्ठ है। ठीक है, तो क्लियर है बेटा जी ये वाला? तो डायग्राम से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे होते हैं जी हिंदी वाले, तो डायग्राम बनाते हैं। ऐसी बात नहीं है, मतलब कि आप डायग्राम बनाओ, ऐसे करके बनाओ, फिर ऐसे करके प्यारा सा ऐसे करके ऐसे बनाओ,
फिर यहां से ऐसे करके बनाओ, ऐसे करके बनाओ, यहाँ प्यारी सी आंख बनाओ, ऐसे करके बनाओ, यहां नाक हो गया। तो अब यहां जो अपने को क्या चाहिए, ये दांत और ये जीभ चाहिए। अब इसमें से ये जब इतना सा बनाते हैं तो हमें चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए हम बीच वाला पार्ट ही यहां रख लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। चलो जी, ये आपका उच्चारण स्थान क्लियर हो गया कि इसमें जीभ स्पर्श कैसे नहीं करती। ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं हुई कि जीभ स्पर्श कैसे नहीं करती? क्लियर है? गुड। तो यहां आ गया कंठ और तालु, यहां आ गया कंठ और ओष्ठ। क्लियर है बेटा जी? नेक्स्ट है ये जीवा के आधार पे क्लियर हो गया बेटा जी? दोबारा से बता देता हूं थोड़ा सा। ये क्या है? जीवा के ऊपर, आपको वहां जीवा के आधार पे पूछा जाएगा, ऊपर उठने के आधार पे नहीं पूछा जाएगा। जीवा के ऊपर उठने के आधार पर। ठीक है जी। तो कितने वर्गीकरण हैं? भेद कितने बेटा जी? 3। पहला कौन सा है? कौन सा बेटा जी? अग्र स्वर। देखिए आपको ना मैं डायरेक्ट भी रट्टे लगवा सकता हूं कि अग्र स्वर में ये स्वर आते हैं, लेकिन फिर मेरे में और दूसरी स्टडी में अंतर क्या रह जाएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा, आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के बच्चे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। ठीक है? अब नॉर्मल जो अपन वैकेंसी आती है तो उसमें हम कह देते हैं कि ये जी यहीं तक अपने को कंफर्म। आप टीचर हो, आपको पढ़ाना भी पड़ेगा, उसी तरीके से आपको पता भी होना चाहिए। तो आपको एक जीभ का हमेशा ये डायग्राम ये वाला याद रखना है कि आपके पास ये जीभ है, आप इसको इसी तरीके से कंफर्म करें कि ये प्यारी सी हमारी जीभ है और जीभ के 3 भाग हैं। जीभ के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ठीक है? यहां इसके 3 टुकड़े करेंगे और ये जो पहले वाला भाग है इसको हम अगर के नाम से जानेंगे और इसको हम किसके नाम से जानेंगे? मध्य के नाम से। और इसको हम किसके नाम से जानेंगे? पश्च। अगर हम स्वर करें तो इनके साथ स्वर एडजस्ट कर लेंगे, स्वर करेंगे तो। अब यहां आपको जो मैंने अभी डायग्राम बना के दिखाया था उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है कि ये नीचे वाले दांत हैं और ये हमारे नीचे वाला जबड़ा है, और इसके साथ जो हमारे पास जीभ है वो आगे वाले भाग को इस प्रकार से स्पर्श करती है। तो आगे वाला भाग यहां जो है वो स्पर्श करता है यहां पर, तो इसलिए इसको अग्र स्वर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जीभ का आगे वाला जो भाग है वो स्पर्श करता है यहां। जो सेकंड नंबर में अपन देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जीभ का जो बीच वाला भाग है वो ऊपर उठता है। ये नीचे वाले दांत हैं, जीभ क्या करती है? थोड़ी सी हल्की सी पीछे हटती है, यहां हल्की सी पीछे हटेगी और बीच वाला भाग इसका ऊपर उठ जाएगा। पश्च में क्या होता है? सेम, ये नीचे वाले दांत हैं हमारे पास और यहां जीभ जो है वो काफी सारा पीछे हटती है। क्या? काफी सारा पीछे हटती है और उसका पीछे वाला भाग ऐसे ऊपर उठ जाता है। तो पश्च से हो गया पीछे वाला भाग ऊपर उठना, मध्य से बीच वाला भाग ऊपर उठना और अग्र से हो गया आगे वाला भाग उठना। जब ये कंडीशन आती है तो उस समय स्वरों का उच्चारण, कौन कौन से स्वरों का उच्चारण होता है वो अपने को देखना है। जब हम अग्र स्वर की बात करते हैं, अग्र स्वर की बात करते हैं तो अग्र स्वर में जो ई का उच्चारण करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जीभ है वो नीचे वाले दांतों को, उसका जो आगे वाला भाग है वो स्पर्श करता है। जब मध्य स्वर की बात करते हैं तो बीच का जो भाग है वो सिर्फ अ के उच्चारण में ऊपर उठता है। जो पश्च है तो अ के बाद में यहां आता है आ, तो आप पहले लिख लो, जो शेष बच गया उ, ओ और औ, ये लिख लो आप। क्लियर है बेटा जी? तो आपको ऐसे याद करना है, न कि अब देखो आपको अगर सर डेफिनेशन आ जाए तो क्या करनी है? डेफिनेशन को आप खुद बनाओ। तो ये बन गया आपका सारा डेफिनेशन। यहां है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जीवा का अग्र भाग, जीवा का अग्र भाग ऊपर उठता है तो वहां कौन से स्वर हो जाते हैं? अग्र स्वर हो जाते हैं। और जीवा का मध्य भाग ऊपर उठता है वहां मध्य स्वर, और जीवा का पश्च भाग ऊपर उठता है वहां पश्च स्वर हो जाते हैं। उच्चारण करते समय जीवा का पश्च भाग
ऊपर उठता है, बस इतना सा ध्यान रखना। ये क्लियर है बेटा जीवा के आधार पर। अब नेक्स्ट जो आता है वो है अभी अभी अपने करके आए हैं उच्चारण स्थान उसी के आधार पर हम यहां पढ़ रहे हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर। तो ओष्ठ आकृति इसको एक साथ लिख लेते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा, बस ये भी ध्यान रखना कि हम स्वर पढ़ रहे हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर, स्वर होठों के आधार पर। तो इसके जो अगर आपको वर्गीकरण पूछा जाए अर्थात भेद पूछे जाएं तो कितने भेद हैं बेटा, दो भेद हैं। कितने भेद हैं, दो। अब दो भेद कौन कौन से ये मैंने आपको सिखा रखा है कि हम एक मुस्कुरा रहे हैं और एक हमारी मुस्कुराहट में बाधा उत्पन्न होती है। आप ध्यान रखना कि जो चीज मैं आपको सिखाऊंगा ना उसको ध्यान रखना और उसी के अकॉर्डिंग चलना है, उसी के इर्द गिर्द घूमना, सारा सिस्टम वहीं पड़ा होता है। तो मैंने यूं नहीं कहा था कि आप मुस्कुराओ, उसके बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, अपने उच्चारण स्थान में भी काम आ रहा है, आ रहा है ही नहीं आ रहा, अब यहां पे भी डायरेक्ट काम आ जाएगा। तो हम मुस्कुरा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे होठ फैले हुए हैं, अगर हमारा मुस्कुराना बंद हो गया तो हमारे होठ एक साथ आ गए। तो होठों की आकृति अपने पास इस प्रकार से रहती है, एक तो गोल हो जाती है और एक होठ दोनों तरफ क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या नाम देंगे, तो ये है गोल। गोल को क्या कहते हैं बेटा, वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वृत्त, गोलाकार या वृत्ताकार। तो हम इसको वृत्ताकार वाले शब्द के नाम से जानते हैं। तो यहां हम इनका जो पहला वर्गीकरण रखते हैं तो पहला जो भेद है वो है वृत्त, वृत्ताकार। कौन सा है बेटा जी, वृत्ताकार। और दूसरा कौन सा है, अब अवृत्ताकार का मतलब है कि वो गोल नहीं है। अ का मीन्स क्या होता है बेटा, बिना या नहीं या मत। तो ये अपने पास इसके वर्गीकरण आ गए। अब यहां अपने को पहला भेद रखना है, क्या रखना है बेटा, ये वाला वृत्ताकार। क्या पढ़ रहे हैं अपन, स्वर पढ़ रहे हैं। तो यहां वृत्ताकार स्वर के अंदर इसका जो डायग्राम है वो अपने को साथ में रखना है। वो कौन सा रखना है, ये वाला गोल वाला रखना है। ठीक है जी। अब ये होते कितने हैं आपको भी पता है, कितने होते हैं बेटा जी, चार होते हैं। कितने होते हैं, चार होते हैं। अब जहां हमने उच्चारण करते समय अर्थात मुस्कुराते समय जहां हमारी मुस्कुराहट में बाधा उत्पन्न हुई थी वो चार स्वर कौन कौन से हैं, उ ऊ, क्योंकि अ ई ए उ ओ सेम ये वाली पोजीशन रहती है। तो अपने पास जो वृत्ताकार स्वर है वो ये वाले स्वर हैं, उ, फिर उ, फिर ओ और फिर है ओ। अब इसकी परिभाषा देखो अपने आप बन गई। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जो होठ है अर्थात ओष्ठ है वो क्या हो जाते हैं बेटा, गोल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। जहां हमारे जो होठ है वो क्या हो जाते हैं बेटा, गोल हो जाते हैं, वो वृत्ताकार स्वर होते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है। ये इसकी परिभाषा। परिभाषाएं खुद क्रिएट करो, परिभाषाओं से पढ़कर मत करो, क्रिएट करो आप। जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय होठों की जो आकृति है वो क्या हो जाती है बेटा, गोल, अर्थात होठ गोल हो जाते हैं और उन्हें हम कौन से स्वर कहते हैं, वृत्ताकार स्वर कहते हैं। नेक्स्ट जो अपन पढ़ रहे हैं वो देखिए क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, अवृत्ताकार स्वर। अब इसमें जो कंडीशन रहती है वो कंडीशन क्या रहती है, देखो आप, होठ हमारे दोनों तरफ इस प्रकार से फैल जाते हैं। ठीक है, मुस्कुराने वाले जो अपने मुस्कुराते समय होठ फैल जाते हैं वैसे के वैसे। अब ये है कितने, 7। इसके अंदर आप री भी काउंट कर सकते हो, आप इसमें री भी काउंट कर सकते हो। अब ये स्वर कौन कौन से हैं देखिए, जो बच गए अपने पास क्या बच गया बेटा, फिर क्या बचा, फिर क्या बच गया, और फिर और फिर लास्ट में अपन री लिख सकते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय होठ है जो
दोनों तरफ क्या हो जाते हैं बेटा, फैल जाते हैं, तो क्या हो जाएंगे बेटा, अवृत्ताकार हो जाएंगे। बस यही इसकी परिभाषा है कि जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय जो होठ है वो दोनों तरफ फैल जाते हैं वो अवृत्ताकार, और गोल हो जाते हैं वो वृत्ताकार। तो वृत्ताकार 4 है, उ ओ औ। क्लियर है बेटा जी? क्लियर हो गया? कोई किंतु परंतु? इजीली हो रहा है, गुड। अब नेक्स्ट जो वर्गीकरण है होठों के आधार, देखो सबसे पहले उच्चारण के आधार पे हो गया, उसके बाद सॉरी उत्पत्ति के आधार पे हो गया, फिर उच्चारण के आधार पे हो गया, फिर जीवा के आधार पे हो गया, अब होठों के आधार पे हो जाएगा। अब अपने को 2 वर्गीकरण और बच गए, एक तो मात्रा के आधार पर और एक मुखा आकृति के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर सबसे लास्ट में करेंगे अपन, अब अपने करेंगे मुखा आकृति के आधार पर। ठीक है जी? मुखा आकृति के आधार पर क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी? अपन स्वर पढ़ रहे हैं। हमें देखना है, देखो हम उच्चारण करते हैं सारी, देखो बनाने वालों ने बहुत अच्छा तरीका बनाया है, वो ऐसे नहीं बना दिया कि ये यूं आ गया, इनको बहुत उन्होंने देखो कितना स्ट्रगल होगा, कितनी मेहनत होगी, कितना उन्होंने इस पे वर्क किया होगा। तो अपन जो स्वरों का उच्चारण करते हैं, ए उच्चारण करते हैं तो ए में कितना मुंह खोलते हैं अपन, आ में कितना मुंह खोलते हैं, ई है तो कितना, ऊ है तो अब मुंह कितना खोलते हैं। अब मुंह खोलने का मतलब आपको मैं पहले बता देता हूं कि है क्या। हम जब मुंह खोलते तो हमें मुंह खोलने का जो पैमाना है वो होठों से नहीं लेना। मुंह खोलते समय हमारे जो जबड़े हैं, जो ऊपर वाले दांत वाला जबड़ा है और नीचे वाला दांत वाला जो जबड़ा है, तो इन दोनों का यूज करना है। आपको पता है जो ऊपर वाला होठ और ऊपर वाला जो जबड़ा है वो फिक्स है, हम ये कह सकते हैं वो फिक्स है, एक ही जगह स्थिर है। ऊपर वाले होठ और जो नीचे वाला ऊपर वाला जबड़ा वो एक ही जगह स्थिर रहता है। मूवमेंट जो करता है, हिलिंग डुलिंग जो करता है, वो नीचे वाला जो जबड़ा है वो हिलिंग डुलिंग करता है। मूवमेंट जो करता है नीचे वाला जबड़ा करता है। तो नीचे वाला जबड़ा जो मूवमेंट करता है ना, तो अपना जो जबड़ा ये तो फिक्स है, इसका मतलब ऊपर वाले से दूर होगा तो भी नीचे वाला होगा और ऊपर वाले के पास जाएगा तो भी नीचे वाला जबड़ा ही जाएगा। इसका मतलब मूवमेंट कौन सा कर रहा है, नीचे वाला जबड़ा करे। अब ये कौन से स्वर के ऊपर उच्चारण में ये जबड़ा मूवमेंट करते समय कितना खुलता है, कितना बंद होता है, कितना 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 खुलता है, वो ध्यान अपने को रखना है। तो इसके आधार पे अपने पास कितने वर्गीकरण है, 4 वर्गीकरण है। तो इनको अपने अलग एक नाम से इनको लिखा गया है। जो नाम है ना, उस नाम से हमें समझ में नहीं आता कि ये किसका वर्गीकरण है, रियल ये है। तो यहां लिखा जाता है सबसे पहले संवृत स्वर, ये नाम लिखा जाता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे लिखा जाता है, बताओ बेटा, अर्ध संवृत स्वर, ये लिखा जाता है, ध्यान देना। तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे अपन, विपरीत नहीं लिखना अपने को। सेम ये अर्ध लिखा ना, तो यहां अर्ध ही लिखो, अर्ध विपरीत लिखना है यहां पे, ये लिखना है आपको, हमेशा याद रखना है, ऐसे ही लिखना है। और लास्ट में आपको लिखना है विपरीत स्वर लिखना है। ठीक है, ये सीक्वेंस बनाना आपको, ऐसे याद रखना है, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर और विपरीत स्वर। यहां संवृत, यहां विपरीत, बीच में अर्ध अर्ध। ये आपको ऐसे अपने दिमाग में सेट करके रखना है कि पहले संवृत, लास्ट में विपरीत, बीच में अर्ध। तो संवृत, अर्ध, संवृत, अर्ध, विपरीत और लास्ट में विपरीत। अब यहां जो विपरीत लिखा हुआ है और संवृत लिखा हुआ है, इसका जो है अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। यहां वृत्त क्या होता है, गोल, और गोल भी क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो यहां ये कहता है बंद हो गया। और विवृत का मतलब खुला। आपको 2 शब्द याद रखने, खुला। ठीक है,
तो ये दो शब्द याद रखने हैं। तो आज ना आप बहुत एक टेक्निक के साथ सीखेंगे। आपने रट्टे लगाए होंगे, रट्टे तो आपको पता है मेरी क्लास में चलते ही नहीं है, रट्टों का तो कोई काम है ही नहीं। तो यहां संवृत स्वर है कितने, पहले तो काउंटिंग कर लेते हैं, 4। और अर्ध संवृत कितने हैं, 2। और अर्ध विवरित कितने हैं, 3। और विवरित कितने हैं, काउंट करना कितने हो गए, 10 हो गए। री इसमें से बाहर है, री इसमें से, री लगभग हर कैटेगरी, हर जो अपन करेंगे तो उसमें री बाहर रहेगा। एक उच्चारण स्थान में आएगा और एक हम उत्पत्ति करेंगे उसमें री आएगा, बाकी सब में क्या रहेगा, बाहर रहेगा। तो ध्यान दीजिए, ये स्वर है अपने पास, कहां से कैसे आएंगे अपने को ध्यान देना है। तो यहां कौन कौन से स्वर आते हैं, यहां कौन से स्वर आते हैं, यहां कौन से स्वर आते हैं, यहां कौन से स्वर आते हैं, अपने को कंफर्म करना है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपको स्वर अपने को खुद को कंफर्म करने। यहां संवृत का मतलब है मुख बंद, मुख बंद। मुख बंद का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूं, ये जो अपने ऊपर वाले जो दांत हैं, यहां ये जो नीचे वाले दांत हैं, इनके बीच में यहां स्पेस नहीं होगा, जगह नहीं होगी, इनके बीच में यहां स्पेस नहीं हो, स्पेस नहीं होगा। यहां जब आएंगे तो यहां ये जो इस प्रकार से बीच में ये अपने को स्पेस मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाले दांत, ये नीचे बीच में स्पेस मिल जाएगा। यहां फिर जो स्पेस है, ये ऊपर वाले जो दांत है अपने पास, यहां थोड़ा सा अपने को ज्यादा स्पेस मिल जाता है, ठीक है। और यहां अपने को जो स्पेस की बात करता हूं, यहां ये जो स्पेस है, यहां ये खूब सारा स्पेस मिल जाता है अपने को, यहां ये ध्यान रखना है अपने को। तो अब ये होता कैसे है, ठीक है, ये होता कैसे है। पेन दो, पेन। अब ध्यान देना, मैं आपको इस पेन से कुछ बताने वाला हूं। तो संवृत स्वर का मतलब है कि जैसे अपने ये जो दांत हैं, ये अपने जबड़ा मूवमेंट करने की बात करें तो अपने जब स्वर का उच्चारण करेंगे तो ये पेन की जो नोक है, सिर्फ ये ही हमारे अंदर जा सकती है, इसके अलावा हमारे मुख में कुछ भी नहीं जा सकता। तो उस कंडीशन में जो स्वरों का उच्चारण होगा वो कौन सा होगा, संवृत होगा। जब हमारे मुख के अंदर 1 अंगुली, 2 अंगुली, ऐसे 3 अंगुली, ऐसे 4 अंगुली जा रही है, तो इसका मतलब वो संवृत नहीं। जब संवृत होगा तो उसके अंदर हमारी ये पेन की जो निब है, जो नोक है, ये ही अंदर जा सकती है, ये पेन का ये वाला भाग अंदर नहीं जा सकता। तो कंडीशन क्या आ गई, ये वाली कंडीशन होगी। तो आप स्वयं उच्चारण करेंगे तो उच्चारण के लिए आपको पता है हमारे पास स्वर है, तो स्वर कौन कौन से आपको पता ही है, मैं यहां लिख देता हूं। चलो इस कंडीशन में अ, फिर आ, इस प्रकार से ये जो अपने पास स्वर है, तो इनको मैं यहां लिख देता हूं, ऐसे रफली लिख देता हूं, क्योंकि अपने को इनका उच्चारण स्थान ध्यान देना है। तो अब स्वयं बोल के देखिए, सबसे पहले अ, मुख में जा रहा है, आ। अब आ से मुझे याद है, घर पे छोटे बच्चे होते हैं, कभी हम भी छोटे थे, हमें कुछ खिलाना होता है, तो हमें जो हमारे जो भी खिलाने वाले बड़े हैं, जो साथी भाई बहन मम्मी पापा जो भी है, वो हमें क्या करने के लिए कहते हैं, बेटा आ करो। आई क्यों कहते हैं वो, और बहुत सारे स्वर हैं, वो क्यों नहीं कहना चाहते, क्योंकि आ जैसे बोलते हैं ना, आ तो पूरा मुंह खुल जाता है, आ। तो जो खिलाने वाले होते हैं वो प्यार से अपने मुंह में लड्डू रखते हैं, हम प्यार से खा लेते हैं। इसका मतलब क्या, एक स्वर हमें ना डायरेक्ट मिल गया, कौन सा, आ, जिसमें पूरा ही मुंह खुल जाता है, ध्यान रखना। अब संवृत क्या कहते हैं, अ, ए, आ। अब बोलेंगे, मुस्कुराहट भी आ गई ना ई के साथ, ई। तो आप कंफर्म खुद करके देखें, क्या यहां दांतों के में अंगुली जा रही है अपनी, ई नहीं जाएगी, सिर्फ ये पेन की नोक जा सकती है। इसका मतलब जो संवृत स्वर है ना, वो कौन सा है बेटा, ई है। जो संवृत स्वर है ना, वो कौन सा है, ई है। ई के साथ हम क्या रख देते हैं बेटा, ई भी रख देते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि आपका जो मन कह रहा है, जो दिमाग कह रहा है, कि आप कह रहे हो कि यहां क्या आएगा, ए आई आएगा, है ना, आएगा ना।
कह तो रहे ना कि ई के साथ जोड़ा जो बनता है वो ए आई का है बनता है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफर्म करना है कि हमारा जबड़ा जो मूवमेंट करता है या नहीं करता। अब इस कंडीशन में क्या करना है, जैसे आप बैठे हो, जैसे चारण सर बैठे हैं, तो अब ऐसे ना आपको बैठना है। तो पुराने जमाने में क्या होता था, जब हम फोटो खिंचवाने जाते थे ना, तो एक सबसे जो शानदार पोज था ना वो यही वाला था, ऐसे करके। मतलब कि भी अभी भी एक आधा पोज तो ऐसे आ ही जाता है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे वाला। मतलब ऐसा लगता है कि गर्दन हमारी गिर जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा संभाल कर रखें, ऐसे करके। कहीं फोटो खिंचवाते खिंचवाते नीचे जैसे अब आप भी बैठो कि गर्दन ना खींचे। तो प्लीज मैं ना आपकी एक सेल्फी लेना चाहता हूं, तो आप ना उसी डायरेक्शन में आ जाएं कि इस प्रकार के, इस वाले, हाँ होना है आपको। और ये है ना, ये वाला, इसके ऊपर आपकी जो चिन्ह अर्थात ठुड्डी है ना वो अच्छे से रखो, और थोड़ा सा प्रेशर के साथ रखो कि इसका पूरा वजन आओ, करो, रखो, ऐसे रखना है। हाँ रखो रखो रखो, नहीं कैमरे में बिल्कुल आप आ जाओगे, कोई बात नहीं, ऐसे रखो, एक हाथ रखो, आप रखो, साइड में नहीं रखना, साइड पोज नीचे, स्ट्रेट पोज चाहिए अपने को, ये वाला रखो। अगर आपको लगता है कि ये जो हमारा टेबल है तो उसमें ये आ रहा है, तो आप अपने हाथ को थोड़ा सा आगे की खिसका लो, यूं हो जाएगा तो वो सेट हो जाएगा अपना। अब आपको ना मेरे साथ रहना है, जैसे आपका जबड़ा मूवमेंट करेगा ना, मुंह खुलेगा, तो इसका मतलब आप नीचे का जो जबड़ा मूवमेंट करेगा तो इसका मतलब हाथ के ऊपर प्रेशर आएगा। ध्यान देना, क्योंकि जबड़ा कौन सा मूवमेंट कर रहा है, कौन सा, नीचे वाला। अगर वो खुलेगा, मुंह खुलेगा, तो जबड़ा नीचे आएगा। ये अपने को इफेक्ट जानना है कि कितना इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो थोड़ा सा हार्ड नहीं रखना, ऐसे ये करना आपको। जैसे अपने को पता चल गया कि ई और ई है, इसमें मुख बंद रहता है ई, तो यहां आ जाइए, ई ई ऊ, जबड़े में मूवमेंट आया, दोबारा बोलो, ई ऊ, मूवमेंट आया, नीचे की तरफ आया, या कोई मूवमेंट नहीं आया, नहीं वहीं रखो हाथ ऐसे, ई अ, है ना। अब इसी के साथ देखो, ई ऊ ए है, फिर ई ऊ ओ में आ गया। तो अब अपने को ध्यान रखना है कि जो संवरित स्वर है जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा वो कौन से हैं। बस अब हमारा गेम बन गया। ई का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ। ऊ का रिलेशन किसके साथ है, ओ के साथ। ठीक है, ए के बाद क्या आता है, और ओ के बाद में क्या आता है, और ए के बाद में क्या आता है, ए के बाद में क्या आता है। इसी सीक्वेंस में याद रखना है अपने को। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मुख बंद रहता है, तो बंद रहता है, ई ई ऊ हो गया ये वाला। अब अपने को ना देखो, ये जो चीजें सिखा रहा हूं ना, मुस्कुराना को अपने को एग्जाम हॉल के अंदर कोई मुस्कुराने, ऐसे पाउट बनाने से कोई मना नहीं कर सकता, ऐसे बैठने से एग्जाम हॉल में अपने कोई मना नहीं कर सकता। चीटिंग है ये सारी, लेकिन चीटिंग के क्या तरीके हैं कि अपने ऐसे बैठ गए, ऐसे करके, तो अपन उसको थोड़ी सी फीलिंग लेके बोलेंगे तो अपने जबड़े के ऊपर प्रेशर आएगा, कितना आ रहा है कितना अपने को कंफर्म हो जाएगा। जस्ट आपको मेरे वाली बात याद आती है ना, आपका ये सारा का सारा संवृत अर्ध संवृत सारा क्लियर हो। और रखना इसी सीक्वेंस में, संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और लास्ट में विवृत। अब ई का रिलेशन ए के साथ बनता है, तो ई ए आई ऊ ओ ए आ अपने पास। अब ये भी कहोगे सर ये कैसे हो रहा है, अब देखो मैं आपको बताता हूं, वापस उसी कंडीशन में हो, ई आओ वापस, ई ऊ ए, अब बोलो आई इसके साथ, ई ऊ ए आई बोलोगे तो जबड़ा और नीचे आएगा। फिर आप उसके साथ बोलोगे आ पूरा, तो अब जब बोलो ई ऊ ए अ मैं भी जबड़ा, अब ए बोलेंगे तो नहीं आएगा। आपको मैंने बोला ए तो बोल रहे नहीं हो, जब कंफर्म करो तो अ बोलो, ऐसे आप ए बोलते रहो। तो इस कंडीशन में ये सारी चीजें आ जाएगी, ये सीक्वेंस बन जाएगा। अब हमें जो लिखना है वो यहां ये लिखना है। देखो ये क्लियर तो हो गया क्या, ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया, गुड गुड। तो ये संवृत है बंद, ये थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा, ये उससे थोड़ा ज्यादा खुलेगा, और यहां पर पूरा मुंह खुल जाएगा, ये अपने पास है। तो यहां क्या रहता है, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, देखो डेफिनेशन आपको बनानी है।
यहां रखेंगे, देखो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा, मुख बंद के समान रहता है। तो मुख बंद तो नहीं होता, लेकिन मुख बंद के समान होता। पूरा मुंह ऐसे नहीं कि पूरा मुंह ऐसे करके बंद करके बैठ जाए तो उच्चारण होगा ही नहीं, तो मुख बंद के समान रहता है। फिर यहां लिख लेते हैं, ये जो नाम लिखा है इसके अकॉर्डिंग, ये लिखा है संवृत की अपेक्षा, की बजाय मुख थोड़ा ज्यादा खुलता है। ठीक है, संवृत की अपेक्षा मुख थोड़ा ज्यादा खुलता है, या थोड़ा ज्यादा लिखना है, तो उसकी बजाय थोड़ा ज्यादा खुलेगा। फिर यहां लिखना है मुख आधा खुला या आधा बंद होता है। अब ये आधा क्यों लिखा? आपने देखा कि जब आई बोलते हैं या औ बोलते हैं तो जबड़ा हमारा नीचे जाता है, जैसे आपने बोला हाउ हाउ, जबड़ा यहां आता है फिर बीच में आके रुक जाता है, बंद नहीं होता। अब हाउ बोलोगे ना, अब बंद नहीं होगा, वो औ तो आप बीच में आके आपका जबड़ा जो रुक जाता है, तो रुक जाता है इसका मतलब क्या है कि मुख आधा खुलता है या आधा बंद हो जाता है। और यहां लास्ट में स्ट्रेट में रुक जाता है, यहीं रुक जाता है वो। इसके अंदर है कि मुख लास्ट तक जाता जरूर है, लेकिन लास्ट में रुकता नहीं है। रुकता कहां है? बीच में। अब बोल के देख लीजिए, ऊ में, फिर ओ रुक जाएगा, औ बोलोगे तो जबड़ा नीचे जाएगा और बीच में आकर औ, तो बीच में आकर रुक जाता। इसलिए यहां क्या है, मुख पूरा खुलता है। क्लियर? कोई किंतु परंतु कोई शक? क्लियर हो गया? गुड। तो संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और इसको इसी सीक्वेंस में रखना। किताबों में क्या लिखा होता है? संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत लिखा होता है। अब उस तरीके से याद करते हैं तो ये सीक्वेंस भी नहीं बन पाता। ये पूरा का पूरा ई ऊ एक याद आ गया, ई का रिलेशन ए से, ए का आई पूरा हो गया, क्योंकि लास्ट में तो आ है, अपने को पता, यहां तो कुछ आना नहीं है। फिर यहां देखो ऊ, फिर ओ ही लिखा है ना, औ, और फिर यहां ए और यहां आ। देखो एक सीक्वेंस बना है, उसके साथ साथ वैसे। अब जो ए बच गया तो ए के बाद आ आता है, ई के बाद ए आता है और ए के बाद आई आता है, ऊ के बाद ओ आता है और ओ के बाद औ आता है, फिर ए के बाद ही फिर आ आएगा। एक सीक्वेंस बनेगा अपना। मुख बंद के समान रहता है, मुख संवृत की बजाय थोड़ा ज्यादा खुलता है, मुख आधा खुला या आधा बंद रहता है, मुख पूरा खुलता है। क्लियर? अब मुख खुलने का जो आप कंफर्म करना वो कहां से करोगे? जबड़ों से, क्योंकि होठों से नहीं जबड़ों से ही कंफर्म करना अपने को। क्लियर? एक वर्गीकरण है मात्रा के आधार पर। आप कहो तो मैं आज ही करवा दूं क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएंगे, कहो तो कल वाली क्लास में करवा दूं आज। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो स्वरों का जो वर्गीकरण है, स्वरों का जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले ना अपने इनको लिखेंगे कि ये है क्या, फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें इसमें आपको सिखाने वाला हूं आज। क्यों, कैसे, सभी बातों का जवाब है अपने पास। ये क्यों आए, क्यों नहीं रखा जा रहा ऐसा, ये ऐसा क्यों आया और इसको ऐसा नाम क्यों दिया। और भी तो बहुत सारे नाम थे कि इनको फिर ऐसे क्यों नाम दिए गए। ठीक है जी, अब इनकी मात्राओं की बात कर लेते हैं बेटा, फिर उसके बाद में थोड़ा आगे चलेंगे। जो आ स्वर है इसका कोई ध्वनि चिन्ह नहीं है, इनको ध्वनि चिन्ह भी बोला जाता है। ये आ, फिर ये ई, और ये बड़े वाली ई, और फिर ये छोटे वाला ऊ, और इसको बड़े वाला कहते हैं। लघु दीर्घ जो भी आप उच्चारण करते हो उसके अनुसार रखना आप अपनी मर्जी के साथ। अपने को क्या नहीं बनना बेटा? विद्वान नहीं बनना। तो ना ही अपने विद्वान है, न हम आपको विद्वान बना सकते हैं।
बना सकते हैं। बाकी तो देखो मैं आपको बताता हूं दुनिया में भरम है कि हम ये हैं और हम ये बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मात्राएं कितनी है बेटा? 10। तो यहां अपने को लिखना है कुल मात्राएं। क्या लिखना है बेटा जी? कुल मात्राएं। ये ध्यान से समझना, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। कुल मात्राएं कितनी है बेटा जी? कंडीशन आने पर कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अपने को जो सही मायने में जो मात्राएं रखनी है वो कितनी रखनी है बेटा? 10 ही मान। अगर ऑप्शन में अपने पास आ जाता है, पहला ऑप्शन आ जाता है जैसे 11, दूसरा आ जाता है 12, और जो तीसरा ऑप्शन आ जाता है अपने पास 14, और चौथा ऑप्शन आ जाता है अपने पास 9, तो उस कंडीशन में क्यों 9 क्यों रखा उसने? फिर उसने किसको नहीं रख लिया? उसने री को नहीं रखा। मार तो री पे पड़नी है, चाहे किधर भी जाओ। तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया? अशुद्ध स्वर मान लिया। इसलिए मात्राएं 10 होती है। अगर ऑप्शन में 10 नहीं है तो उस कंडीशन में अपने को 9 करनी है। मान लो अपने पास ऑप्शन के अंदर यहां 10 भी है और अपने पास 9 भी है, उस कंडीशन में अपने को क्या करना है? 10 ही करनी है। तो ये ना होगा कि सर आपने तो बताया था 9 ही करनी है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बेटा हर जगह 9 करनी है। कंडीशन ये है कि जब 10 ना हो तो 9 करनी है अपने को। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मात्रा कहते किसको? ये चीज समझनी है अपने को कि मात्रा किसको कहते हैं। मात्रा किसको कहते हैं? क्या है डेफिनेशन, क्या है इसकी परिभाषा, क्या है बताओ? हाँ 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 हाँ, ऐसे बोलो, बोलो बोलो। ध्वनि के उच्चारित स्वरों के साथ। गुड। तो यहां परिभाषा लिख देता हूं आप लोगों सभी के अनुसार। देखो यहां लिख रहे हैं अपन उच्चारण करते समय लगने वाला समय ही, निपात का प्रयोग करेंगे यहां, लगने वाला समय ही मात्रा कहलाता है। उच्चारण करते समय लगने वाला समय ही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। लगने वाला समय ही क्या कहलाता है बेटा? मात्रा कहलाता है। कि कितना टाइम लग रहा है अपने को, वो मात्रा है। इसलिए तो हम इसको छोटा कहते हैं, इसलिए तो हम इसको बड़ा कहते हैं, इसलिए तो हम इसको लघु कहते हैं, इसलिए तो हम इसको गुरु कहते हैं, इसलिए तो हम इसको हर्षव कहते हैं, इसलिए तो हम इसको दीर्घ कहते हैं। तो ये इसीलिए कहते हैं कि छोटा, बड़ा, लघु, गुरु, हर्षव, दीर्घ, क्योंकि छोटा है तो इसका मतलब समय कम लग रहा है, बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? समय ज्यादा लग रहा है। बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? समय ज्यादा लग रहा है। तो इसका ध्यान रखना है। तो उच्चारण करते समय लगने वाला समय ही क्या कहलाता है बेटा? मात्रा कहलाता है। तो मात्राएं अपने पास क्या है? मात्रा कितनी है अपने पास? मात्राएं कितनी है अपने पास? 10 है। तो अब दूसरा प्रश्न ये आता है, क्या ये जो मैंने लिखा है यहां पर, क्या आप इनका उच्चारण कर सकते हैं? प्रश्न है मेरा ये जो मैंने ये जो ध्वनि चिन्ह लगाए, मैंने कहा कि ये जो ऐसे ऐसे करके मात्राएं होती हैं, क्या इनका उच्चारण कर सकते हैं? यस या नो? नो। यस या नो? नहीं कर सकते। मैंने सोचा था ना मैं ही बोला हूं, आप भी बोले ही हो। अब तो क्या करते हैं सर, पहले तो नहीं करते थे, अब तो करते हैं। अच्छा अच्छा, ये नहीं बोला, पूछ रहा था कि अच्छा किसी के साथ लगेगी जब उच्चारण होगा या नहीं होगा, अच्छा ये पूछना था। ओहो सॉरी भाई सॉरी। तो मुझे बताओ क्या इसका उच्चारण कर रहे हैं? या कर ही रहे हैं ना? का आ का साउंड आ रहा है, ओ
तो को कै के साथ ओ का साउंड आ रहा है। अब ये जरूर थोड़ी कि हम कै के साथ का लगाना है तो हम ये लिखेंगे भाई ये देखो आ का साउंड लग रहा है इसलिए का हो गया ये। तो ये साउंड है और ये साउंड के ध्वनि चिन्ह है। जैसे हमने जिसको हम प्रतीक चिन्ह भी बोल देते हैं, ध्वनि चिन्ह भी बोल देते हैं, जोड़, तो जोड़ ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, जोड़ का चिन्ह लिख देते हैं, उसका प्रतीक चिन्ह लिख देते हैं। ये प्रतीक होता है कि ये जोड़ का प्रतीक है, जोड़ के बारे में बताने वाला। तो ये इनके ध्वनि चिन्ह है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये उच्चारण करना है, ये साउंड आएगा, ये ध्वनि निकलेगी यहां से। तो इनका भी उच्चारण होता है, सेम उच्चारण बेटा, आ ई उ री ए आई ओ औ। क्लियर? तो कभी कभी हो जाता है ना। गुड गुड, कितने अच्छे हो आप। अब सोच रहे हो सर आप प्रशंसा कर देते हो या क्या कर देते हो, ये हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये अब वर्गीकरण कितने हैं बेटा, भेद कितने, उसका हम भेद बोल देते हैं। मात्राओं के भेद 3 भेद, 3 प्रकार की मात्राएं होती। तो अपने कंफर्म करेंगे यहां नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। ठीक है, यहां लिख लेते हैं। यहां पहला जो वर्गीकरण है वो कौन सा है, क्या है बेटा, लघु लिख देते हैं यहां, और यहां लिख देते हैं बेटा गुरु लिख देते हैं, और यहां 3 नंबर पे लिख देते हैं बेटा पलुत लिख देते हैं। और ये एक ही है इसलिए यहां इसके साथ पलुत स्वर लिख देते हैं। यहां इनका दूसरा नाम लिख देते हैं अपने, इसका नाम है ये वाला लगेगा इसके अंदर। ठीक है, री, कई बार हम रनिंग में री लगा देते हैं, हृदय वाला हर्ष, और यहां दीर्घ। बस इतना सा ध्यान रखना, जिसको हम छोटी मात्रा बोलते हैं और जिसको हम 2 बड़ी मात्रा बोलते हैं, छोटी बड़ी बोलते हैं, यही है। तीसरा है पलुत, ध्यान देना। हाँ बोल सकते हो, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, तो वो क्या है अभी वो अभी यहां क्लियर करके देता हूं। लघु स्वर काउंटिंग में कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। और जो दीर्घ स्वर कितने होते हैं बेटा, 7 होते हैं। 7 और 4 कितने हो जाते हैं। इस टॉपिक को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट ध्यान दें कि इस यहां जो ये वाला है ना, तो यहां अपने को समझना है, यहां पूरा का पूरा अपना जो वर्णिक छंद है, सॉरी मात्रिक छंद है, छंद, ये पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। जो छंद है यहां पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है, क्या है क्या नहीं है, ये पूरा का पूरा यहां क्लियर हो जाएगा। तो यहां लघु जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं वो अपने देखते हैं, और उनकी मात्राएं कौन कौन से हैं। तो यहां लघु जो स्वर है वो अ, फिर ई, और यहां उ, और यहां पे क्या है, री है। ठीक है जी, यहां पे क्या है, ये वाला। अब ध्यान देना बेटा जी, यहां कुछ मैं एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा, उसको इसके साथ रखना नहीं है, लेकिन आपको जो अपने छंद पढ़ते हैं ना उसके अनुसार सिखाता हूं। आपको स्वर के अकॉर्डिंग ये इतना सा याद रखना है। अब यहां जो एक मात्रा लगने वाली है वो लगने वाली है चंद्र बिंदु की। तो यहां अपन अकेला, इस प्रकार से कहो तो मैं अकेला यहां चंद्र बिंदु लिख देता हूं। तो चंद्र बिंदु की एक मात्रा लगेगी। यहां जो दीर्घ मात्रा लगने वाली है, जो 2 मात्रा लगने वाली है, वो एक तो क्या होगा, अंग होगा। तो इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूं। और एक क्या होगा बेटा, विसर्ग होगा, उसके 2 मात्राएं लगेगी। ठीक है जी। अगर यदि हम यहां नुक्ते वाले यूज करते हैं तो उनके भी 2 मात्रा लगेगी। और एक अपने पास अंग्रेजी वाला है, इसकी भी कितनी मात्रा, 2 लगेगी। अगर हमारे पास ये वाले
स्वर आते हैं इस प्रकार से। अगर अक्षर लिखे जाते हैं तो ऊपर बिंदी लगी है चाहे नीचे बिंदी लगी, उसकी दो मात्राएं होंगी, वो दीर्घ माना जाएगा। ठीक है, लास्ट में दो बिंदियां लगी है तो भी वो दो मात्रा वाला दीर्घ माना जाएगा। और ये भी अपने आप में क्या माना जाएगा, दीर्घ माना जाएगा। चंद्र बिंदु है वो लघु मात्रा वाला माना जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना। तो ये एक्स्ट्रा हो गया, ये काउंटिंग में गिनना 11 12 13 14 15 16 हो गए, देख लो। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ऊपर बिंदी लगी है चाहे नीचे बिंदी लगी है, दो मात्रा काउंट करेंगे, दीर्घ उसको मानेंगे। लास्ट में जो विसर्ग लगा उसको भी हम दीर्घ मानेंगे, और अ लिखा हुआ इसको भी हम दीर्घ मानेंगे, दीर्घ। चंद्र बिंदु लघु होता है, छोटा होता है। ठीक है, आपको मैंने एक बात कही थी कि मैं इसके वर्गीकरण के बाद आपको क्या सिखाने वाला हूं, अनुनासिक और अनुस्वार सिखाने वाला हूं। अब ये एक मात्रा कैसे, इसका उच्चारण कैसे होगा, ये दो मात्रा कैसे, इसका साउंड कैसे होगा, हम वहां सीखेंगे। तो दो वर्गीकरण के साथ हम वहां सीखेंगे इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ये चंद्र बिंदु लगने पर ये डिफरेंस क्या आ गया, तो यहां अपने सीखेंगे। तो यहां जो पलुत है, तो पलुत में हमारे पास इधर उधर से खोज खाज कर निकाल के हमने 16 पूरे कर दिए थे, कितने अपने पास 11। तो मुझे नहीं लगता कि पलुत के लिए हमारे पास कुछ बचा है। बचा है क्या, कुछ भी नहीं बचा। फिर भी एग्जाम्पल के लिए हम ना दो शब्द लिखेंगे, वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं लेकिन अपने एग्जाम्पल के लिए दो शब्द लिखेंगे। एक तो लिखेंगे और एक लिखेंगे आपका ये वाला शब्द। एग्जाम्पल के लिए लिखा हमने कि हमारे पास कोई स्वर तो है नहीं डायरेक्ट, इसलिए हमने एग्जाम्पल के लिए दो शब्द लिखे। अब यहां अपने को जो डेफिनेशन लिखनी है ना, मैं यहां लिखता हूं, यहां इसका ये जो हर्ष स्वर है इनकी जो यहां लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा बेटा, एक मात्रा का, क्या लिखूंगा आगे, एक मात्रा का प्रयोग होता है या समय। हां, हम ये लिखना है कि एक मात्रा का क्या लगता है बेटा, समय। हमें समय लिखना है यहां पे, एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, यहां एक चीज और कंफर्म करना है, ये वाली ध्यान रखनी है अपने को। यहां इसका एक सिंबल आएगा एक मात्रा का, जो एक मात्रा का सिंबल आएगा वो ये वाला आएगा ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे अपन यहां इनके बारे में जो ये वाले हैं, तो यहां लिखेंगे अपन दो मात्राओं का लगता है बेटा जी समय लगता है। अब इसका सिंबल क्या है, ऐसे करके ये इसका सिंबल आता है। सिंबल का मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है। इस प्रकार से ये चिन्ह आ जाएगा। यहां ये जो है पलुत, पलुत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, टूटा हुआ, या फिर दूर से आवाज लगाना या फिर पुकारना। दूर से आवाज लगाना या फिर पुकारना, ये वाला क्लियर है। अब इसमें क्या लिखते हैं, इसकी जो पलुत स्वर के बारे में जो लिखेंगे वो लिखेंगे तीन या तीन मात्राओं से अधिक का समय। इसका सिंबल भी आता है, इसका भी क्या आता है, सिंबल आता है, और ये वाला सिंबल ऐसे आते हैं। लेकिन हमारी हिंदी के अंदर क्या होता है कि हम सारी मात्राओं, सभी स्वर प्रकार के स्वरों का प्रयोग यहां कर लेते हैं, हमारे पास तीन मात्राओं का कुछ बचता नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग हम करते नहीं है, इस सिंबल का यूज नहीं करते अपन। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि यहां एक मात्रा का समय लगता है। जैसे अब मात्रा का समय लगने का मतलब क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हम समय कितना लग रहा है, जैसे हमने बोला अ,
फिर ई, ई, उ, ऊ। अब इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे ना डॉट 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 ऐसे करके डॉट डॉट लगा लोगे, ऐसे करके लगा लिया। जैसे आप उच्चारण करोगे उसके साथ साथ एक लाइन लगाओ, जैसे यहां लगाना, यहां रखा पेन, अ, ई, उ, री, ऐसे। फिर यहां ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। आप कहोगे सर आपको तो पता है इसलिए छोटा बड़ा कर दिया, नहीं, आप स्वयं साउंड के साथ क्रिएट करोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही लाइनें बनेगी। अ, आ, ई, उ, री, फिर ये आ गया ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। आपको पता है कि हमारे जो विद्वान लोग थे उन्होंने कहा था कि जो ए और ओ है ना उसको लघु स्वर में रखो आप। काका क्लेलकर ने कहा कि ये इसको ना आप लघु स्वर में रखो, लेकिन लघु स्वर में नहीं, भी इसको भी अ, आ, ए, ऐ, ओ, औ की तरह इसको छोटा मानो, लेकिन छोटा नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने 14 नियम बनाए थे, 14 अपनी जो सुझाव दिए थे, जरूरी के सारे माने गए हों, तो जरूरी को सारे माने जाए। तो आप कई हम पढ़ लेते हैं कि जी वहां तो कहा था, ऐसा कुछ नहीं है, जो अभी मानक मान लिए उसके अनुसार अपने को चलना है। तो ये क्लियर होगा कि एक मात्रा दो मात्रा वाला कैसे लगता है। तो यहां अपने पास ये एक मात्रा का समय लगता है, यहां दो मात्रा का समय लगता है, अर्थात इसकी बजाय यहां उच्चारण करते समय अपने को दुगना समय लगता है। ये अपने पास 4 है लघु स्वर, और दीर्घ स्वर अपने पास कितने हैं, ये याद रखना, अपने को 4 और 7 ही लिखने काउंटिंग में, ये वाली काउंटिंग नहीं करनी, ये अपने सिर्फ और सिर्फ छंद के पर्पज से लिखा है, अपने को ध्यान रखिए इसकी कितनी मात्रा होती है। हम मान लो इतने कर लेते हैं, कई बार हमें ये भी आ जाता है, हमें पता नहीं कि इसकी मात्रा कितनी होती है, छोटा है या बड़ा है, ये बिंदिया छोटी है, बिंदिया हमेशा बड़ी है, चाहे वो एक बिंदिया है, चाहे वो 2 बिंदिया है, चाहे वो नीचे लगी है, चाहे ऊपर लगी, बिंदिया 2 मात्रा में काउंट होगी, लेकिन चंद्र बिंदु वो 1 मात्रा, अकेली बिंदिया 2 मात्रा में काउंट होगी, ध्यान रखना। और ये अंग्रेजी वाला 2 स्वरों से मिलकर आ और ओ से ये दीर्घ जाएगा। चंद्र बिंदु क्या होता है, ये क्लियर होगा। अब आपको मैं थोड़ा सा पलु हिंदी के अंदर की मात्रा के आधार पे स्वर होते हैं, तो 3 करें या 2 करें? 3, हाँ 3 ही है, ये वर्गीकरण 3 ही आएगा वहां पे, ये 3 ही है, तो आपको 3 ही करने हैं, ये लघु गुरु पलुत, ये ऐसे 3 करने हैं। जैसे मैंने पढ़ा है जैसे को संस्कृत में लेते हैं, 3 ही करने बेटा, 3 ही माने जाते हैं जो उच्चारण के आधार पे। अब इनकी बात करते हैं मात्राओं के आधार पे, मात्राओं के आधार पे बेटा 3 ही वर्गीकरण है इसके, लघु है, गुरु है और पलुत है। हम इसका प्रयोग करते हैं, अभी बता देता हूं कैसे करते हैं। थित को हिंदी में मारवाड़ी, बागड़ी, राजस्थानी सारा में करा पाता, पलुत का प्रयोग करते हैं, अभी बताऊंगा कैसे करते हैं। लेकिन ये जो शब्द लिखे गए ये सारे के सारे संस्कृति में। चलो इसी पे आते हैं अपन, ये वाली दोनों चीजें क्लियर है, सिंबल क्लियर है आपके, इनको चिन्ह, ये 1 मात्रा का सिंबल, ये 2 मात्रा का सिंबल अर्थात ध्वनि चिन्ह। लो जी अपन यहां आ गए, तो इसको हटा देते हैं यहां से और हम लेके आते हैं पलुत को। पलुत में हमने लिखा हाँ जी, आप मुझे बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है। सॉरी लिखा हुआ क्या है, आप ना मुझे ये बताओ कि ये क्या लिखा हुआ अकेला, ये जो यहां करके ऐसे करके लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। हाँ बेटा जी, बोलो, 3 लिखा हुआ है, हाँ
यार फिर वही कह रहा हूं, आप मुझे ये बता दो कि ऊ लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है, या ओ लिखा हुआ है या ए लिखा हुआ है या आ लिखा हुआ है या तीन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लगा तमन्ना भी तीन ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो कल को बाहर जाके कह के आपने हमारा समर्थन नहीं किया ना। हाँ सुनो बेटा, ये रियली तीन लिखा हुआ है। हम कुछ बच्चे बोल देते हैं कि ये सर ये ऊ लिखा हुआ, सॉरी ये ऊ नहीं लिखा हुआ। हम संस्कृत में लिखते हैं 1 2 3 4 5। संस्कृत वाले हिंदी में मान लो चाहे अपन इसको हिंदी बोल देते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा जाता है जैसे ये 3 लिखा गया है। ये क्या लिखा हुआ बेटा? तो डायरेक्ट बेटा ये 3 ही लिखा हुआ, ऊ नहीं लिखा हुआ। अभी अभी हम पढ़ के गए, ये क्या है? 2 का सिंबल, 2 है ना, समझ आ रही है ना? तो ये 2 लिखा हुआ है। अब देखो ये क्या कहता है कि आपके पास 2, ये अलग से लिखने का मतलब क्या है बताओ? 2 अलग से लिखने का मतलब क्या है? कि इसको आपने ज्यादा का प्रयोग करना है और इसको हमने ज्यादा का प्रयोग करना है। इससे पहले एक शब्द लिखता हूं कि वास्तव में प्लुत है क्या। अपने घर पे हम दिन में बहुत बार नहीं कि अनेकों बार हम प्लुत शब्द का प्रयोग करते हैं। प्लुत का मतलब क्या होता है कि जो अपन ध्वनि बोल रहे हैं तो उसकी जो ध्वनि है उसको हम कितना बड़ा देर तक बोलते हैं। जैसे अपने घर पे ना मम्मी को आवाज लगाते हैं मम्मी, और मम्मी ना हमारे घर पे सबसे ज्यादा व्यस्त में गिनी जाती है, उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं है। अपने काम, मम्मी को एक आवाज लगाने से जल्दी तो मम्मी को सुनता ही नहीं है, क्योंकि अपने काम में लगी रहती है, ये भी करना वो भी करना, फलाना ढिमका ये वो, तो मम्मी को आवाज लगानी होती। और रही बात हम इतने अच्छे होते हैं कि हमारी आंखों के सामने हमारा पर्स पड़ा होता है, एक मोबाइल को छोड़ के ना बाकी सारी चीजें खो जाती है। एक मोबाइल को छोड़ के ना बाकी सारी चीजें हमारी खो जाती है। वो ना चाबी भी, ये चाबी ना मेरी तो चाबी भी खो जाती है। मैं घूम पूछता रहता हूँ ये चाबी मेरी कहाँ है जी, ये कहाँ है जी, वो कहाँ है। रुमाल पड़ा सामने वो दिखता नहीं है, लेकिन जब तक मम्मी को आवाज नहीं लगाती, मम्मी कहती वहां पड़ा, हाँ अब तो दिख गया ये। तो मम्मी को आवाज कैसे लगाती हो? सिर्फ मम्मी बोल के बताना, कैसे बोलते हो आप? अरे भाई आवाज कैसे लगाते हो मम्मी को? लंबी लंबी का पता नहीं है। हाँ बोलो, मम्मी बोल देते हो आप इतने? हाँ हाँ ठीक है, इतने में सुन जाती है मम्मी? हाँ ऐसे। तो अपने मम्मी बोलेंगे ना तो मम्मी में ई की मात्रा एकदम सही आएगी, मम्मी बस। लेकिन अपने जो आवाज लगाते हैं वो बोलते हैं मम्मी, ऐसे ऐसे वाले मम्मी। तो अब मैं है अपने पास, मम्मी यहां तक है यहां, लेकिन अपने बोले मम्मी ऐसे। और हद तो तब हो जाती है कि जब हमारे कोई प्रिय मित्र होते हैं, जब हम उनको दूर से आवाज लगा, जैसे मान लो 2-4 साल बाद कोई मित्र मिला हमारे यहां पे और वो जा रहा है तो हम उसको आवाज लगा रहे हैं कि वो थोड़ा सा आगे निकलेगा, हमने देख लिया उसने नहीं देखा, हमारे गांव का है और बहुत सालों बाद दिखा है, तो आवाज लगानी है। मान लो आपके मित्र का नाम राजकुमार है और मित्र है तो राजकुमार जी तो लगाना सवाल ही नहीं है, और कुमार हम लगा दें, यह हमारी इज्जत का सवाल है कि हम उसको अपने मित्र के साथ कुमार लगा दें, तो क्या नाम बोल देते हैं आप बताओ? फिर ऐसे लगा रामुड़ा, ऐसे बोलते हैं। तो अब उसको आवाज लगानी है, अब बोलते हो रामुड़ा रे। अब ये घूम घाम के उसके शहर तक घूम के उसके पास नहीं आती, तब तक हम लगे रहते रामुड़ा रे ऐसे करके। अब ये जो रे है ना, अब यहां से चलता है ये रे, ऐसे चलता 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 ऐसे वहां राम कुमार जी तक पहुंच जाता है। अब ये साउंड में 3 मात्रा, 4 मात्रा, 5 मात्रा, पता ही नहीं कितनी मात्राएं, तो 3 या 3 से अधिक मात्राओं का जब प्रयोग करते हैं वहां क्या आते हैं। और ये हमारे साथ अक्सर होता है, हम ऐसे जो ध्वनि का है वो दिन रात हम प्रयोग करते हैं नहीं करते? तो प्लुत का हम प्रयोग करते हैं। तो यहां हमें जो मात्रा है वो एक समय सीमा के साथ बांध के दी है कि आपको जो उच्चारण करना है वो रामुड़ा रे, ऐसे नहीं कि रे और रे, जब तक सुनता नहीं है तो रे चलता ही जाता है, तो वो अपने अनुसार है। तो जैसे हम पुकारते हैं तो यहां वो अपना सिस्टम नहीं चलेगा, यहां आपको एक लिमिट में रहकर इसका उच्चारण करना है और उसी तरह उच्चारण करना है। अब यह कहता है कि आपके पास ओ तो है, ये 2 मात्रा वाला ओ है, लेकिन आपको ये 3 मात्राओं तक और इसको लंबा पढ़ना है और इसको देर तक पढ़ना है। अब वो 3 मात्रा इसी के साथ जोड़नी, 1 2 और 3। इसका मतलब ये साउंड यहां तक बढ़ा जाएगा और फिर ये म आ जाएगा, और मैं भी कौन सा है?
हलंत वाला, तो अ नहीं आएगा, तो इसका उच्चारण ये नहीं करेंगे, ओ मैं नहीं करेंगे, तो इसका उच्चारण क्या करते हैं, ओ मैं, ऐसे। तो ओ के साथ हमने ये 3 मात्रा जोड़ी नहीं, तो इसका उच्चारण कर देते हैं ओ, मैं आएगा लेकिन ए नहीं आएगा, ओ, ऐसे बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम, लेकिन अपने तो कभी प्रार्थना में ऐसा नहीं बोला था, अपने ओम भूर्भुवः ओम ही चलता रहा, तो अब ओम नहीं चलेगा बेटा। अब यहां कहना ओ, तो यहां तक, फिर मां के अंदर आ नहीं बोलना, ओ ऐसे ओ। अब यहां आ रहा है ये, जिसको अवग्रह के नाम से बोला जाता है, कि आप ये संस्कृत में क्या है, अवग्रह है, और इसको आप अ का साउंड जो अ की ध्वनि के रूप में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको संस्कृत के तरीके से न पढ़ाकर एक प्लुत के तरीके से पढ़ाता हूं, ये है क्या, ठीक है। तो कहीं संस्कृत वालों के सर ने तो गलत पढ़ा दिया भाई, मैं वो अवग्रह है, वहां इसको आप ए मान रहे हो, लेकिन मैं यहां प्लुत के तरीके से पढ़ा रहा हूं, ये है क्या, ये क्यों लिखा गया यहां, ये को के साथ ये वाली ध्वनि क्यों लगाएगी, को अपी बोला जाता है, इसको हम अपी बोलते हैं, सॉरी ये को अपी बोलने के लिए नहीं रखा गया, ये हमने अपने मुख सुख के लिए इसको इस प्रकार से रखा, लेकिन हकीकत में क्या है, ये इसको आप बोल रहे हैं ऐसे 2 मात्रा इसके साथ और बोलो, इसको बोलो को पी। हमने अब इसका अपना जो मुख है ना, इसको कौन दुख दे, इसलिए तुमने अ का उच्चारण ए करना शुरू कर दिया कि मुख को दुख कौन दे, तो मुख सुख के लिए हमने ध्वनियों के उच्चारण में परिवर्तन ला दिया, तो यह को पी। जब आप रियली संस्कृत के वास्तविक उच्चारण के साथ इन श्लोकों का उच्चारण करते हो, तो वहां को अपी नहीं बोला जाता, को पी बोला जाता, को पी, को पी। अब हमने मुख सुख के लिए इसको क्या बोल दिया, अपी बोल दिया। अब अ लगा रहे हैं, इसका मतलब एक ही मात्रा का प्रयोग करें, लेकिन यहां तो 2 मात्रा का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे को पी, को पी, तो यहां ओ इस प्रकार से। इसलिए संस्कृत के अंदर जो है हम प्लुत ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। अब उसका भी रीजन क्या है कि हमने अपनी हिंदी के अंदर प्लुत जो ध्वनियां उसका प्रयोग करना बंद कर दिया है, और जो है हमारे पास संस्कृत, उसमें हम जो प्लुत ध्वनियों का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये लयात्मक है, लय के साथ उच्चारण होता है, और एक और लयात्मक है और संयोगात्मक है, संयोगात्मक है। एक शब्द यहां से शुरू होता है, यहां खत्म हो जाता है, एक शब्द पूरा, उस शब्द में 10 एक शब्द रखे होते हैं और उनको एक साथ जोड़कर पढ़ा जाता है, यह संयोगात्मक है। लयात्मक है, लय के साथ इसको बोला जाता है। संस्कृत कभी सिंपल शब्दों के सिंपल उच्चारण के साथ नहीं बोली जाती, उसके अंदर लय आएगी और कंपलसरी है, क्योंकि लयात्मक है और संयोगा। अपनी हिंदी लयात्मक नहीं है, उसमें अब ठहराव आने लग गया है, और वो वियोगात्मक है, अर्थात उनको अलग अलग पढ़ करके पढ़ते हैं। हमने एक शब्द यहां लिखा, फिर एक यहां लिखा, फिर एक यहां लिखा, फिर एक यहां लिखा। तो अब जो हमारी संस्कृत है वो है लता मंगेशकर के गाने, और जो हमारी हिंदी है वो बादशाह के गाने हो गए हैं। क्या हो गए, बादशाह के गाने, के मतलब हम उसको अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। और लता मंगेशकर के गाने वो लय के साथ बोले उच्चारण गाए जाते थे। तो ये संस्कृत और हिंदी, इसलिए अपनी हिंदी में प्लुत स्वरों का, ध्वनियों का अपनी भाषा लेखन के अंदर इनका प्रयोग नहीं करते, और संस्कृत में इनका प्रयोग किया जाता है। दैट्स क्लियर। क्योंकि वहां क्यों किया जाता और यहां क्यों नहीं किया जाता, ये इसका ये संयोगात्मक है और लयात्मक है, लय है। समझ गए ना, बादशाह के गानों में लय नहीं होती, वो सीधे शब्द बोल रहा होता है। और जो लता मंगेशकर के गाने सुनते हो उसमें आपको लय मिलेगी, एक अब ध्वनि कहां कितना सुर लेना है, कहां नहीं, वो सारा कुछ मिलता है। तो इस प्रकार से तो आज का टॉपिक जो है अपना यहां जो कंप्लीट हो जाता है, और एक वर्गीकरण जो है हमारे पास बच जाता है, और वो वर्गीकरण है कौन सा, वो वर्गीकरण है, मैं आज बता देता हूं, लेकिन वो पढ़ेंगे अपन कल ही, क्योंकि आज समय ज्यादा हो गया है। घोष तव के आधार पर
किसके आधार पे? घोष तर्क के आधार पे अपने को कल करेंगे, क्योंकि 2 घंटे आज हमारी थोड़ा सा चला। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो अपने पढ़ने हैं हिंदी साहित्य ग्रंथ और साहित्यकार जो हैं, तो हमने लगभग याद कर लिए थे और हमें याद भी है, तो बस आपको ये बताना है। तो ये नाम अपने को याद है। इस्तावर दलाल उत्तर इंदो हिंदुस्तानी किसकी है? किसकी है? तौसी की है। और काव्य भाषा संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल की 1873। शिव सिंह सरोज 1883 जो शिव सिंह सेंगर की है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 जो ग्रियर्सन की है। और मिश्र बंधु विनोद 1913 मिश्र बंधु की है। बाबू श्याम सुंदर याद रखना, ठीक है। हिंदी कोविद रत्नमाला व हिंदी भाषा और साहित्य। कोविद रत्नमाला वो 1914 है और हिंदी भाषा और साहित्य 1930 है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी 1917। एडविन ग्रिव्स, ठीक है, और स्केच ग्रिव्स ने दिया था और हिस्ट्री पादरी की थी। और FEK याद रख लेना है। फिर अपने को याद है हिंदी साहित्य पे विचार विमर्श करने वाले हाँ, वो कहता है मुझे बख्श दो, मुझे विचार विमर्श करना है। मुसलमान कवि कहां गए थे? गंगा गए थे। गंगा प्रसाद सिंह तो हिंदी के मुसलमान कवि 1926। फिर ये अपने को याद है हिंदी शब्द सागर की भूमिका और हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल। कहते हैं हिंदी भाषा और साहित्य, ये हिंदी भाषा और साहित्य ये है बाबू, ये हिंदी भाषा और साहित्य बाबू श्याम सुंदर। भूल गए, थोड़ा सा ध्यान दो क्योंकि आप उस काम में लग गए थे, ठीक है। बाबू श्याम सुंदर दास, तो अपने को याद रखना है यहां अयोध्या सिंह उपाध्याय तो हिंदी भाषा और साहित्य, मैंने कल बताया था। बाबू श्याम सुंदर दास तो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास तो हरिओद, तो यह कहा जाता है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास अयोध्या में लिखा था। कहां लिखा था? अयोध्या में लिखा था। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने को याद है कि विवेचना किसने की थी? आपको याद रखना है विवेचना किसने की थी? सूर्यकांत ने की थी। तो सूर्यकांत शास्त्रीय हिंदी साहित्य के विवेचनात्मक इतिहास। रमाशंकर शुक्ल रिसाल हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर आधुनिक नाम से हमने कहा था कि कृष्ण बच्चों पर कृपा करो, कृष्ण बच्चों पर, कृष्ण से कृष्णलाल, कृपा से कृपा शंकर और बच्चों से डॉक्टर बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दूसरा बच्चन सिंह। दूसरा कौन सा आएगा? बच्चन सिंह आएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। अब रमाशंकर शुक्ल तो हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य हो गया। अब आपको बताया था कि पुरातत्व निबंधावली है और घुमक्कड़ शास्त्र के बाद बीच में आ जाता है हिंदी काव्य धारा। तो ये जो है राहुल संकृत्यायन का जो पुरातत्व निबंधावली है, इसमें किसके बारे में? सिद्धों के बारे में। और हिंदी काव्य धारा अपभ्रंश काव्य धारा और घुमक्कड़ वो याया और घूमने वालों के लिए लिखा है। बाबू गुलाब राय, सुबोध कौन है? बाबू गुलाब। तो आपको ये जो शब्द है ये याद रखना, सुबोध कौन है? पुरातत्व हिंदी काव्य धारा। तो आपको याद है पुरातत्व और घुमक्कड़ के बीच में क्या है? हिंदी काव्य धारा। पुरातत्व सिद्ध है, अपभ्रंश और घूमने वाले हैं। विवेचना किसने की थी? सूर्यकांत ने। विमर्श किसका था? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का था, ठीक है जी। ये हो गया। फिर एक प्रश्न है यहां पर मेरा चलते चलते, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। आधुनिक पहले लग जाएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कृष्ण जी बच्चों पर कृपा करो। और हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास है तो आगे आ जाएगा। आलोचना किसने की थी? रामकुमार वर्मा ने की थी।
तो मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, ये अपने को वैसे याद रह जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1940, 1952, 1953, ये याद रखना अपने को। और लक्ष्मी सागरवासन ने आधुनिक हिंदी साहित्य लिखा था, इतिहास नहीं लिखा था। फिर आपको पता है ब्रज रतन दास, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ब्रज से पहले, सॉरी ब्रज के बाद खड़ी बोली है, तो ब्रज रतन दास, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ये अपने याद कर ही लिया। कृष्ण का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी किसकी थी? वाजपेयी की थी, नंद दुलारे वाजपेयी। 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य की जो 20वीं शताब्दी है वो नंद दुलारे वाजपेयी की। और हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास की योजना जो बनाई थी नागरी प्रचारणी सभा में, 18 भागों में लिखा था, बहुत सारे कवियों का प्रयोग किया गया था। 1953 की बात है। जय किशन और शिव कुमार ने प्रवृत्तियां, ठीक है, जो प्रवृत्तियां हैं, युग और प्रवृत्तियों का बाद जो काम किया जय किशन शिव कुमार ने किया था। जय किशन शिव कुमार, युग और प्रवृत्तियां, हिंदी साहित्य का युग और प्रवृत्तियां। चतुर्सेन, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये अपने को। भागीरथ मिश्र था, उन्होंने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। काव्य शास्त्र किसने लिखा था? भागीरथ मिश्र ने लिखा था। नेक्स्ट है रीतिकाल की भूमिका और हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। परशुराम क्या है? संत हैं। तो उत्तर भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का अतीत, अतीत हमें कहां दिखाई देता है? विश्व में दिखाई देता है, विश्वनाथ प्रसाद, तो हिंदी साहित्य का अतीत। नलिन विलोचन, विलोचन, लोचन से क्या होते हैं? दर्शन होते हैं, तो हिंदी साहित्य का दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। अब हमें ध्यान रखना है कि जो संस्कृति सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, तो राम मूर्ति के अंदर है, राम मूर्ति के अंदर क्या है? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। और संवेदना किसमें है? राम स्वरूप में क्या है? संवेदना। तो राम गोपाल में क्या है? बताओ बताओ। हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किसकी है? राम मूर्ति की है। और वैज्ञानिक कौन है? गणपति है, ठीक है। अच्छा, पता चल गया क्या आपको? तो राम मूर्ति सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, राम गोपाल समीक्षा, राम के स्वरूप में संवेदना। आगे हिंदी साहित्य का दूसरी परंपरा की खोज, दूसरा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बचन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बचन सिंह, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह। हिंदी साहित्य संवेदना राम के स्वरूप में और समीक्षा राम गोपाल के अंदर। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, अब आपको याद रखना है महेंद्र भटनागर, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल। तो आपको याद रखना है कि महेंद्र कहां भटकते थे, या महेंद्र जी कहां भटकने गए थे? तो महेंद्र कहां भटकने गए थे? उत्तर मध्यकाल में। तो यहां आपको पता चले पूछे कि उत्तर मध्यकाल में कौन भटक रहा था, तो महेंद्र भटनागर, जो उत्तर मध्यकाल में क्या कर रहे थे? भटक रहे थे। तो महेंद्र भटनागर उत्तर मध्यकाल में भटक रहे थे। हिंदी परिषद प्रयाग, हिंदी साहित्य 4 भागों में। जो विजेंद्र था ना, उसने स्नातक किया। स्नातक जानते हो क्या होता है? बीए होता है। तो बीए में उसने क्या पढ़ा था? राधा वल्लभ संप्रदाय, उनके सिद्धांत और उसका सिद्धांत। तो आपसे पूछा जाए राधा वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांत स्नातक में किसने पढ़े थे? विजेंद्र ने। तो स्नातक से विजेंद्र स्नातक आ जाएगा। तो स्नातक में क्या पढ़ा था? राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य पढ़ा था। प्रभु दयाल को चेतना आ गई थी। प्रभु दयाल है तो उनको क्या आ जाती है? चेतना। तो आपको इस नाम से ना एक याद होता है, महाप्रभु चैतन्य। आपको याद रखना है कि महाप्रभु चैतन्य, ये याद रखना है कि महाप्रभु, तो महाप्रभु से याद रखना है कि प्रभु दयाल चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। तो महाप्रभु कौन है? चैतन्य।
चैतन्य महाप्रभु, ऐसे याद रखना है। चंद्रकांत बाली, तो पंजाब संप्रदाय और उसका साहित्य। अब यह कहता है कि जो खली बली है वो खली कहां का है? पंजाब का। तो खली बली पंजाब का है, तो खली बली कहां है? पंजाब में। तो चंद्रकांत बाली पंजाब संप्रदाय और उसका साहित्य। अब यहां याद रखना है कि हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह, तो हिंदी के वीरों को टीका लगाया जाता है, हिंदी के वीरों को टीका लगाया जाता है। तो हिंदी के वीरों को क्या लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है। तो हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर। सियाराम तिवारी मध्यकालीन खंड काव्य। तो यहां एक चीज और बता देता हूं, आप कहीं कंफ्यूज हो जाएं। यहां देखना है, एक कहां गया वो, हाँ ये रहा, ये यहां लिखा है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल में कौन भटकते थे? भटकने से याद आ गया, भटनागर। कौन भटनागर? महेंद्र भटनागर। तो यहां लिखा हुआ है मध्यकालीन खंड काव्य। जो उत्तर मध्यकाल है वो तो भटकते थे वहां उत्तर मध्यकाल में। तो ये कहता है कि मध्यकाल के जो खंड किए थे वो सीता और राम। तो आपको क्या करना है? सिया राम, जो लिखा हुआ है सिया और राम, सिया राम दोनों खंड करने, इधर सीता आ जाएगा और यहां राम आएगा, तो दोनों के टुकड़े करेंगे, एक सीता हो जाएगा और एक, तो आपको याद करना है कि सीता और राम के मध्य खंड करने, टुकड़े करने, सीता और राम के मध्य टुकड़े करने अर्थात खंड करने हैं। तो मध्यकालीन खंड काव्य सीता राम, सिया राम तिवारी। अब रामविलास शर्मा भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। ध्यान देना, कुछ नाम सिखवा रहा हूं आपको, अंडरलाइन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या है यहां पढ़ना? आप क्या लिखा हुआ है? राम मूर्ति, याद लिख लेना चाहे आप एक साथ। फिर क्या लिखा हुआ है? रामविलास, ये डायरेक्ट कैसे आ गया? ठीक है, ये राम मूर्ति आ गया, फिर राम स्वरूप आ गया, फिर राम गोपाल आ गया, और यहां नाम क्या है? राम विलास आ गया। चार नाम है, राम मूर्ति है, राम स्वरूप है, राम गोपाल है और राम विलास है। ये चार नाम हो गए अपने पास। तो आपको याद रखना, जो मूर्ति है वो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जो मूर्ति है वो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। राम के स्वरूप में क्या है? संवेदना है। और राम गोपाल, राम ने गोपाल की समीक्षा की, राम ने गोपाल की क्या की? समीक्षा की। अब आते हैं राम विलास, तो भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। तो राम विलास भारतेंदु युग में हिंदी भाषा के विकास करते थे। भारतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ था। तो खड़ी बोली विकास हुआ था कौन से काल में? होता भारतेंदु में होता। आपको याद रखना है कि भारतेंदु युग में हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो रामविलास जो भारतेंदु युग में हिंदी भाषा का विकास करते थे। तो आपको बताना है कि राम मूर्ति पृष्ठभूमि है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, राम के स्वरूप में संवेदना है, और राम जो है गोपाल की क्या करते हैं? आप ऐसे याद रखना, ऐसे याद ना। तो राम गोपाल की क्या करते हैं? समीक्षा करते हैं। और राम विलास भारतेंदु में हिंदी का विलास से विकास, विलास से याद रखना विकास। तो भारतेंदु युग में हिंदी का विकास करते थे। तो राम विलास है तो वो विकास करते थे, राम विलास है वो विकास करते थे। भारतेंदु युग में हिंदी का विकास। अब हरदेव बहारी थे। आपको पता है कि हमारी हिंदी के अंदर जो सबसे अच्छा शब्दकोश आता है और एकदम प्रमाणित शब्दकोश माना जाता है वो डॉक्टर हरदेव बहारी का आता है। ठीक है, तो डॉक्टर हरदेव बहारी का शब्दकोश आता है हिंदी का, सबसे बेस्ट माना जाता है और सबसे अच्छा यही है। तो इन्होंने प्राकृत साहित्य का इतिहास लिखा था। प्राकृत भाषा थी, तो प्राकृत भाषा का इतिहास किसने लिखा था?
हरदेव बारिक, एक ही बंदा है जिसने प्राकृत साहित्य का इतिहास लिखा था। बच्चन सिंह आपने याद कर लिया है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें से मैं कुछ पूछने वाला हूं, याद रखना। उदय नारायण मैंने आपको याद करवाया है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ऐसे याद रखना है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, यह है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन जब हिंदी साहित्य की जगह यहां क्या लिखा हो, भाषा लिखा हो, तो वहां उदय नारायण तिवारी आएगा। इसको ऐसे याद रखना है, हिंदी साहित्य के स्थान पर जब भाषा लिख दिया जाएगा तो उदय नारायण तिवारी आ जाएगा। प्रभाकर माचवे कहानी लिखते हैं। हिंदी साहित्य की कहानी कौन लिखता है? माचवे लिखते हैं। हिंदी साहित्य की कहानी कौन लिखता है? माचवे लिखते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं हिंदी साहित्य की कहानी से प्रभावित हुए, हिंदी साहित्य की कहानी से प्रभावित हुए। कौन प्रभावित हुए थे? माचवे। तो प्रभाकर माचवे आ जाएगा। अब चौथा नाम आ जाता है राम प्रसाद। अब राम वाले नाम याद करो दोबारा से। एक आता है राम मूर्ति, तो राम मूर्ति आएगा तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आएगा। राम का स्वरूप आएगा तो संवेदना आएगी। राम गोपाल की क्या करते हैं? समीक्षा करते हैं। और फिर था राम विलास। विलास से याद रखना आपको विकास, विलास है तो विकास है। तो भारत हिंदू युग में भाषा का विकास, ऐसे याद रख लेना। अब आता है राम प्रसाद मिश्र। ये बहुत खतरनाक था, नाम बहुत कम लोग जानते हैं, ये तगड़ा था। तो राम प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का वस्तुपरक जो है इतिहास लिखा था। तो अब राम ने प्रसाद दिया वस्तुओं के रूप में। राम ने जो प्रसाद दिया वस्तुओं के रूप में। लोग तो मिठाई देते हैं, ठीक है, पतासे मखाने कुछ भी है देते, लेकिन बूंदी लड्डू कुछ भी थे, लेकिन इस राम ने जो प्रसाद दिया था वो वस्तुओं के रूप में दिया था। तो राम प्रसाद वस्तुपरक। वैसे वस्तु आता है और वैसे विकास आता है, लेकिन विलास का विकास होगा। विलास का क्या होगा? विकास होगा। राम प्रसाद है, वस्तुओं में प्रसाद देते थे। अब यह कर देना कि वस्तुओं में, जैसे कटोरी में प्रसाद दे दिया, ऐसे याद कर लो, कटोरी में प्रसाद दे दिया, या वो किसी वस्तुओं में प्रसाद देते थे। हाँ ऐसे लिखो, वस्तुओं में मिश्री देते थे। ये और भी अच्छा है कि राम प्रसाद वस्तुओं में मिश्री देते थे। राम प्रसाद, गुड। राम प्रसाद वस्तुओं में क्या देते थे? मिश्री देते थे। तो हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास राम प्रसाद सिंह। गौरी शंकर सत्येंद्र। गौरी मां पार्वती को कहा जाता है और शंकर भगवान श्री जो शंकर जी हैं उनको कहा जाता है, भोलेनाथ जी का। तो दोनों की क्या निकाली जाती है? झांकियां निकाली जाती है। तो गौरी और शंकर की झांकियां निकाली जाती है। गौरी और शंकर की क्या निकाली जाती है? झांकियां निकाली जाती है। गौरी और शंकर की क्या निकाली जाती है? झांकियां। तो गौरी शंकर सत्येंद्र, सत्येंद्र हिंदी साहित्य की झांकी, 7 निबंध संग्रह। तो सत्य से याद रखना, 7 निबंध संग्रह। 7 से याद होगा सत्य, तो सत्य से 7 निबंध संग्रह, ठीक है। माता प्रसाद गुप्त, याद रखना, माता प्रसाद गुप्त हिंदी साहित्य पुस्तक साहित्य। तो याद रखना, माता प्रसाद गुप्त ने हमें पुस्तक दी, बस ये रखना, माता ने हमें पुस्तक दी, माता ने हमें पुस्तक दी। पुस्तक किसने दी थी? माता ने दी थी। पुस्तक किसने दी थी बेटा? माता ने। तो माता प्रसाद गुप्त हिंदी पुस्तक साहित्य। अब यह ध्यान रखना, यह प्रश्न आता है कि आधुनिक समय का जो बीजक कहा जाता है वो कौन सी पुस्तक है? आधुनिक समय का जो बीजक का कही जाने वाली कौन सी पुस्तक है, कौन सी रचना है? आधुनिक साहित्य का बीजक जो कहा जाता है वो हिंदी पुस्तक साहित्य कहा जाता है, जो माता प्रसाद गुप्त ने लिखा था, ठीक है। ये अपने को याद है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये अपने को याद है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में। अब विश्वनाथ त्रिपाठी है, विश्वनाथ त्रिपाठी है, और एक विश्वनाथ है वो बता देना कहां है। अतीत लिखा होगा वहां पे। अतीत वाला कहां लिखा गया? हिंदी साहित्य का अतीत,
ये नाम याद रखो आप, क्या है? विश्वनाथ प्रसाद। ये विश्वनाथ, विश्व में हमें अति दिखाया जाता है, त्रिपाठी सरल है, याद रखना। विश्व में हमें अतीत दिखाया जाता है, तो विश्वनाथ प्रसाद है उसका हिंदी साहित्य का अतीत है। और हिंदी साहित्य, सॉरी, विश्वनाथ त्रिपाठी है वो सरल है, त्रिपाठी है वो सरल है, याद रखना, त्रिपाठी है वो सरल है, याद रखना, त्रिपाठी सरल है। हिंदी साहित्य का इतिहास सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल, सरल कौन है? त्रिपाठी। राहुल सांकृत्यायन, इनके उपनाम लिखे हमने, इनकी रचनाएं हमने पढ़ ली। इनको किस किस नाम से उपनाम? महापंडित के नाम से जाना जाता है, बहुभाषाविद की उपाधि के साथ इसको जाना जाता है। इन्होंने इतिहास, दर्शन शास्त्र, गणित, ज्योतिष, भौतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, कोश विज्ञान, भाषा विज्ञान, भूगोल और साहित्य आदि विषयों पर बहुत अच्छा लिखा था, इसलिए इनको प्रकांड कहा जाता है और महापंडित कहा जाता है और बहुभाषाविद कहा भी जाता है। हिंदी साहित्य का आरंभ इन्होंने 769 ईस्वी से माना है और हिंदी साहित्य का प्रथम कवि इन्होंने सरहप्पा को माना है। जो सर माने, हम सरहप्पा को ही मानते हैं, ठीक है। तो ये है, और कल इसके जो है आपको पता है ये टेस्ट आपके तैयार हैं, ठीक है, कल करेंगे। तो याद करके रखना है आपको, लगभग याद हो गए।